अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स कॉमर्स की कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कंटेंट्स को ज़रा क्विकली कवर करेंगे। आमतौर पे ओ लेवल कॉमर्स जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स उसमें पेयर होते हैं और इसलिए मोस्टली स्कूल्स में एक नहीं पढ़ाई जा रही होती, इसकी वजह से काफ़ी गैप होता है, बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझने में कुछ दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने कहा कि इसकी वीडियो भी अपने प्यारे प्यारे सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स के लिए अपलोड कर दी जाए। देखिए जी, अगर आपने बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी हुई है फिर तो आपके लिए कॉमर्स कोई मसला ही नहीं होगी। लेकिन हम इस तरह से शुरू करेंगे जैसे कि आपने अब तक कॉमर्स या बिज़नेस स्टडीज़ या कोई और सब्जेक्ट ऐसा रेलेवेंट नहीं पढ़ा हुआ। शुरू करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये होगा एक क्विक रिव्यू, यानी एक क्विक कोर्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आसान है वो तो वैसे ही आसान है, जो मुश्किल होंगे उस पर थोड़ा सा हम टाइम लगा लेंगे। तो पहली बात, पहला चैप्टर प्रोडक्शन है, दूसरा रिटेल है, फिर कंज्यूमर क्रेडिट है, होलसेल ट्रेड है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, बिजनेस यूनिट है, फाइनेंस है, चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ कॉमर्स है। और फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन तो ज़ाहिर एक यूनिट ही नहीं है, तो एग्ज़ाम बुनियादी तौर पे 15 यूनिट्स हैं जिसको कि हम कवर करने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे, तो जहाँ तक हो सकेगा देखते हैं, एक ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में कितना कवर हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन की चेन ज़ाहिर है लिंक है, कहाँ से प्रोडक्शन शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। ये देखिए, इन्होंने एक चेन ऑफ प्रोडक्शन का पीछेस दिया हुआ है। प्राइमरी प्रोडक्शन है, बाज़ औक़ात पीचेस कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी से कंज्यूमर तक पहुँचती हैं। वो कैसे कि प्रोड्यूसर जो फार्म में है वो पिक करता है और पैकेजिंग वाले पैक करते हैं कैंस में, मार्केटिंग वाले उसको रिटेल करते हैं, रिटेल वाले उसको रिटेल कर रहे होते हैं, और रिटेल ऑफ कोर्स टर्शरी प्रोडक्शन है, और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। तो प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चरर, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चरर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर टू टर्शरी प्रोड्यूसर विच इज़ रिटेलर टू द कंज्यूमर। और हर एक ही इसमें जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता जाता है। तो यहाँ देखिए कि प्रोड्यूसर मास क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। मास क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक साथ सैकड़ों हज़ारों केजीस या टन्स ऑफ ऑफ पीसेस ने प्रोड्यूस की। ठीक है, फिर होलसेलर जो है वो उसको प्रोड्यूसर से लेता है और अ, अपने पास जो है वो स्टोर करता है, और रिटेलर जो है वो उससे बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करता है होलसेलर से। फिर रिटेलर उसको सिंगल आइटम करके कंज्यूमर को बेच देता है। ऑफ कोर्स कहाँ से शुरू हुई थी, $2 से प्राइस शुरू हुई थी और $4 पे प्राइस पहुंची, तो सबका इसमें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन था। इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल रिटेलर्स और होलसेल ऑर्डर गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड होल्ड देम इन वेयर हाउस अंटिल दे आर रिक्वायर्ड। इस तरह से एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत सारी इन्होंने एग्जांपल्स इसमें मौजूद हैं कि किस तरह से पूरा एक चैनल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से आप आगे देखिए तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मशहूर मशहूर हैं ये। प्राइमरी फार्मिंग माइनिंग फिशिंग है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन है, टर्शरी में कॉमर्स और डायरेक्ट से सर्विसेज वगैरह हैं। और भी बहुत सारे टर्शरी में, जैसे हमने पहले भी बात करते रहे, बार्बर भी है और लॉयर भी है, टीचर भी है। अच्छा जी, प्राइमरी प्रोडक्शन की मिसालें हैं, सेकेंडरी की मिसालें हैं, टर्शरी की मिसालें हैं। स्पेशलाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो जो आपको अच्छा बनाना होता है आप उसमें ज़्यादा काम करते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो दूसरों से ख़रीद लेते हैं। स्पेशलाइजेशन के कई एंगल हैं ना। स्पेशलाइजेशन का एक एंगल ये है कि मैं पूरी गाड़ी बनाऊं, एक तरीका ये है कि मैं इंजन पे फोकस करूं, बॉडी को वह बना ले। ठीक है, तो इस तरह से कंट्री के लेवल पे भी स्पेशलाइजेशन होती है। हम चावल भी अच्छे बना सकते हैं, हम आटा भी अच्छा बना सकते हैं, शुगर भी अच्छी बना सकते हैं, लेकिन हम चावल बहुत अच्छे बना सकते हैं,
तो हम चावल पे फोकस करते हैं, चावल बेच के चीनी दूसरे से ले लेंगे। तो स्पेशलाइजेशन डिफरेंट लेवल्स पे होती है, कंपनी के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे। तो जैसे उन्होंने यहाँ कहा भी, होल कंट्री में स्पेशलाइज इन एरियाज वेयर इट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि आपके मुकाबले में मैं अगर ये बनाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, मैं ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ, तो ये मैं बना लेता हूँ, आप उसी कर लें। जैसे कॉटन में पाकिस्तान के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि काम को तोड़ देना छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो सके। काम जब टुकड़ों में टूटता है तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। पहले पूरी गाड़ी बनती थी, अब गाड़ी कितने स्टेप से बनती है, और हर स्टेप में कोई अलग अलग स्पेशलाइज कर सकता है। अभी जैसे पहले कंप्यूटर पूरा बनता था, अब कंप्यूटर टुकड़ा में बनता है, तो प्रोसेसर में कोई और स्पेशलाइज करता है, रैम में कोई और स्पेशलाइज करता है, आपकी हार्ड ड्राइव को और बना रहा है, एसएसडी को और बना रहा है, बॉडी को या बना रहा है, फ़ैन को या बना रहा है, क्योंकि कितने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया कि उसके कंपोनेंट्स अलग अलग स्पेशलाइज किए जा सकते हैं। इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के फ़ायदे नुकसान दोनों बड़े मशहूर हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के फ़ायदे हैं कि वर्कर एक्सपर्ट हो जाएंगे, आउटपुट पर पर्सन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन नुकसान ये है कि रिपीटेटिव काम जो है वो मोटिवेशन कम हो जाएगी, इसमें आमतौर पर उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल होती है बहुत सारे। अच्छा, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स ये है कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स डायरेक्टली नहीं पहुंचते, बल्कि बहुत सारे चैनल्स से होकर गुजरते हैं। ये मूवमेंट जो गुड्स और सर्विस की है, जो कि चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से होकर गुजरती है, ये और दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ जो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड हों, वो सब कॉमर्स के अंडर में आती हैं। ऐसे ही इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की स्पेशलाइजेशन का। फिर प्रोडक्शन प्रोसेस दोबारा इन्होंने डिस्कस किया, फैब्रिक चुना, शेप काटा, उसके पार्ट सिए, फिनिश से पहले प्रेस किया, उसके बाद पैकेजिंग की। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर की एग्जांपल उन्होंने यहाँ दी है। अच्छा जी, कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसी से के अराउंड घूमती है कॉमर्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लियर एरियाज, एक डायरेक्ट ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड ज़ाहिर है बाइंग और सेलिंग हो गई। अब ट्रेड कैन बी विद इन अ कंट्री और फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो लोकल ट्रेड या होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड का मतलब है जो कि ट्रेड को असिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये डायरेक्ट बाय और सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन बाइंग और सेलिंग में हेल्प कर रहे हैं। ई कॉमर्स भी एक नई टर्म है, वो भी बाइंग और सेलिंग को ही रेफ़र करती है। और ट्रेड क्या है? ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। पहले के ज़माने में गुड्स फॉर गुड्स और सर्विसेज फॉर सर्विसेज भी होता था, या गुड्स फॉर सर्विसेज भी होता था। अब नॉर्मली गुड्स फॉर मनी को ट्रेड कहते हैं। ट्रेड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ एट होम एंड ओवरसीज। इट इनेबल्स स्पेशलाइजेशन टू टेक प्लेस। ट्रेड होती है ना, तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करता हूँ, ट्रेड कर लूँगा आपसे, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो, तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल होती है। डेवलपमेंट होती है। बहुत बेसिक सी बातें, ये इतना एग्ज़ाम से रिलेटेड कम है, और आपकी बेसिक नॉलेज या बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के ख्याल से शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इसलिए मैं भी इनको ग्लॉस ओवर कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट सर्विसेज भी कहते हैं, एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं, कि बैंकिंग और फाइनेंस उसमें शामिल है। कम्युनिकेशन यानी मोबाइल फ़ोन है, इस तरह की चीज़ें। एडवर्टाइजिंग खुद एक एड टू ट्रेड है ना, इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है। अच्छा जी, डायरेक्ट सर्विसेज, इनडायरेक्ट सर्विसेज और डायरेक्ट सर्विसेज। एड्स टू ट्रेड में इनडायरेक्ट सर्विसेज तो हमने बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज। There are many other services that support industry and commerce even though they are not directly involved in chain of production और change of ownership of goods। chain of production में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती हैं। अब इनडायरेक्ट क्यों कहा था ट्रांसपोर्ट को? मैंने तो ट्रांसपोर्ट ट्रक वाले से बात नहीं की। आपका आपका कैन ऑफ पीचेस मैंने खाया, लेकिन मैंने ट्रांसपोर्ट वाले से तो कोई बात नहीं की, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला एंगेज था, तो इसलिए मेरे लिए वो इनडायरेक्ट सर्विस थी। मैंने थोड़ी हायर किया था उसको, मैं थोड़ी उसको कहा था वहाँ से लेके यहाँ पे आओ। कुछ सर्विसेज डायरेक्ट भी होती हैं, जैसे कि टीचिंग है, नर्सिंग है, हेयर ड्रेसिंग है, ये डायरेक्ट सर्विसेज हैं।
क्या ये ट्रेड को एड करती हैं? मे बी सर्टन पॉइंट्स, सर्टन एरियाज़ में ट्रेड को एड करती हैं, और इस पर हम तफसील से कभी फिर आगे बात कर सकते हैं। फिर बिजनेस इंटर रिलेशनशिप एक जैसे जनरल सी बात है। ट्रेडर सपोर्ट प्रोड्यूसर्स, और एक्सपोर्टर्स भी डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर सम अप करें बात को, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सारे लेवल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर प्राइमरी नहीं होगा तो हो सकता है बहुत सारे सेकेंडरी और टर्शरी भी ना हो सकें। टर्शरी बहुत दफ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी की सेल्स के साथ ही अटैच्ड होता है। जैसे देखें ना, कॉमर्स टर्शरी एरिया है, लेकिन वो होगा कैसे जब तक कि प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट सर्विसेज हैं, बार बार फिर भी कर लेगा काम। ठीक है, आपका वो स्वीपर फिर भी काम कर लेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो कॉमर्स की हैं, वो जो टर्शरी हैं, वो सारी डिपेंडेंट हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन पे। ट्रेड ख़ास तौर पे पूरी की पूरी। तो अब ये देखें, आप समझ में आ रहा है कि टर्शरी प्रोडक्शन में कॉमर्स है और डायरेक्ट सर्विसेज है। कॉमर्स में ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। फिर ट्रेड में होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड है। तो होम ट्रेड में भी रिटेल होलसेल है, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। और जो एड्स टू ट्रेड हैं उसमें बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन है। फिर कंज्यूमर का की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये बात समझ में आ गई तो हमारा चैप्टर 1 निमट गया। चैप्टर 2 में रिटेल की बात हो रही है। अब रिटेल क्या है, रिटेलर का असल काम क्या है भाई? ज़रा जल्दी से एक लिस्ट डाउन कर दें। रिटेलर का असल में क्या काम है? फंक्शंस ऑफ रिटेलर क्या है, बता सकती हैं आप? तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग बल्क। क्या कहते हैं इसे? बल्क को तोड़ के सिंगल यूनिट्स में बेचना। दूसरा काम रिटेलर क्या है? ब्रिंगिंग गुड्स क्लोजर टू द कंज्यूमर, है ना। तीसरा काम क्या है रिटेलर का? गिविंग क्रेडिट टू द कंज्यूमर। ये भी रिटेलर करता है, क्योंकि आप होलसेलर तो नहीं ला सकते, एक एक चीज़ दे दो, कल दे दूंगा बस। रिटेलर चूँकि आपके इलाके में रहता है, आपको जानता है पर्सनली, तो आपको क्रेडिट देता है। ठीक है, फिर रिटेलर, एक रिटेलर आपको बहुत सारी चॉइस दे देता है, जो कि एक होलसेलर शायद नहीं दे सके, या एक एक स्टॉकिस्ट ना दे सके। वो डालडा का स्टॉकिस्ट है, सारे डालडा ही रखे हैं उनके पास, लेकिन रिटेलर के पास सारे मुख्तलिफ वो रखे हुए हैं। रिटेलर एक सोर्स ऑफ फीडबैक भी है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, और रिटेलर इन्फॉर्मेशन और एडवाइस भी देता है बहुत दफ़ा कंज्यूमर को, भाई कौन सा चल रहा है आजकल, बताता है भाई ये चल रहा है। रिटेलर एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है हमारे माशरे के लिए। रिटेलर्स बहुत सारा क्या होते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर होते हैं। छाबड़ी वाले भी तो रिटेलर है ना, जो आता है फल वाला, आपका वो आता है, वो डोर टू डोर सेल कर रहे हैं। देखें, डोर टू डोर ऐसे पेडलर्स कहते हैं, हॉकर्स कहते हैं। रिटेल करता है ना। रिटेल का मतलब क्या हुआ कि बड़े सेलर से उठा के, होल सेलर से उठा के उसको किलो किलो, पाव पाव, छोटे छोटे करके बेच रहे हैं। उसकी डायरेक्ट दुकान नहीं है कोई, लेकिन वो फिर भी रिटेलर है, क्योंकि उसका जो मेन फंक्शन रिटेल का है वो कर रहा है, कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है गुड्स को। होलसेलर से लेके मंडी से लेकर आते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो डोर टू डोर भी है। मार्केट ट्रेडर्स भी हैं। मार्केट ट्रेडर्स कह रहे हैं हम यहाँ पे उन स्मॉल स्टॉल्स को, जो कि मुल्क के मार्केट के बाहर खड़े होते हैं। ठीक है, गोलगप्पे वाले, चाट वाले, कोई छोटे मोटे बच्चों के खिलौनों वाले। ठीक है, मार्केट है बड़ी सी। तो तो वो मार्केट को के अंदर इनकी इनकी प्राइस भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका सेटअप बहुत छोटा होता है, तो उनको दुकान की कीमत नहीं देनी पड़ती, उनकी बिजली की कीमत इतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक बल्ब लगाया हुआ होता है। पान वाले कहीं छाबड़ी थोड़ी सी लगा के खड़े हुए हैं। ये स्मॉल स्केल है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट शॉप्स भी स्मॉल स्केल में आती हैं, किसी बड़ी उससे ना कनेक्टेड हो, एक अकेला बंदा एक शॉप खोल ले, ये स्मॉल स्केल रिटेलर में भी नहीं आती है। इंडिपेंडेंट शॉप्स की क्या एडवांटेज है? इंडिपेंडेंट शॉप्स जो हैं वो कस्टमर्स को प्राइवेट पर्सनल अटेंशन देती हैं, कस्टमर्स का टाइम बचाती हैं, जाने आने का। सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस एक ही बंदे को पता होते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट भी दे देते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आप इनसे नहीं ले सकते, इनके पास होता ही नहीं है, और आमतौर पे बड़ी शॉप के मुकाबले में इनकी प्राइस हाई होती है, लिमिटेड स्टॉक होता है, और अगर ओनर बीमार हो जाए तो दुकान ही बंद हो जाती है। अब आते हैं लार्ज रिटेलर्स पे। टाइप ऑफ रिटेलर्स पढ़े थे ना, स्मॉल रिटेलर हो गया। लार्ज रिटेलर कौन है? जैसे कि मल्टीपल चेन स्टोर्स होते हैं। मल्टीपल्स जो हैं,
ये चेन शॉप्स हैं जो कि एक ही नाम में ऑपरेट करती हैं अलग अलग जगह पे। इम्तियाज़ है, मल्टीपल्स हैं, बहुत सारी जगहों पर ऑपरेट कर रहा है। जैसे कारफोर है, मल्टीपल्स है, ठीक है। एक सेंट्रल हेडक्वार्टर से कंट्रोल होते हैं, एक ही जगह से इनकी बाइंग होती है, तो बहुत बल्क में बाइंग होती है और मुख्तलिफ एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं। स्मॉल रिटेलर के ऊपर इनका बड़ा एडवांटेज होता है, साइज़ बहुत बड़ा है इनका, क्योंकि ये एक दुकान के लिए नहीं खरीदते, 6 दुकानों के लिए खरीदते हैं और 6 भी बड़ी बड़ी दुकानों के लिए। तो बाद औक़ात ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ख़रीद लेते हैं, होलसेलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, प्रोड्यूसर डायरेक्ट इनको बेचते हैं तो बहुत बल्क में ख़रीदते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके पास इतनी पैसे होते हैं कि ये शहर के मेन एरियाज़ में भी खोल सकते हैं अपनी जो दुकानें हैं ना, शहर के मेन है, वरना आम रिटेलर तो नहीं खोल सकता। इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ख़रीद सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लॉस लीडर बन सकते हैं। लॉस लीडर क्या होता है कि चीज़ों को नुकसान में बेच दें। फिर ये तो हो गए रिटेलर, मल्टीपल्स हैं लेकिन हैं ये रिटेलर। एक और लार्ज रिटेलर में एक काम होता है, होती है सुपर मार्केट। तो ये मल्टीपल्स होलसेलर ही है? नहीं, होलसेलर नहीं है, क्योंकि इसमें कस्टमर ख़रीदने आ रहा है। होलसेलर में याद रखिएगा, होलसेलर से रिटेलर रिटेल नहीं ख़रीदेगा बंदा, यानी डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट होलसेल से नॉर्मली नहीं खरीदता। होलसेल एक यूनिट नहीं बेचता, चलें यूँ समझ लें। क्या मल्टीपल एक यूनिट बेचता है? जी, मल्टीपल एक यूनिट बेचता है। अच्छा जी, फिर सुपरमार्केट्स क्या होती हैं? सुपरमार्केट जो है वो सेल्फ सर्विस स्टोर होता है। मल्टीपल के अंदर और सुपरमार्केट में बुनियादी फ़र्क ये होता है, अगर आपको तो खैर याद नहीं, आप तो वहाँ गए भी नहीं होगी। मल्टीपल पे आम तौर पे सेल्फ सर्विस नहीं होती, एक ही नाम के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। तो हमने इम्तियाज़ गलत कहा, मल्टीपल हाँ, इम्तियाज़ को कह के। सुपरमार्केट। इम्तियाज़ पहले लेकिन मल्टीपल था। पहले इम्तियाज़ पे आप सामान लेते थे, वो ला के देते थे। इम्तियाज़ एक बड़ी दुकान थी और वैसी कई जगह दुकानें थीं, आप जाके उससे कहते थे, वो सामान पूरा निकाल के दे देता था, ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो चेन है, नाम एक ही है, ब्रांड एक ही है, लेकिन वो अभी सेल्फ सर्विस लेवल पे बड़ा नहीं हुआ। उसमें आइल्स नहीं बने हुए कि लोग ट्रॉली लेके घूम रहे हैं और लेके आ रहे हैं। लेकिन सुपरमार्केट जो है वो बड़ी हो गई, सेल्फ सर्विस है, 200 स्क्वायर मीटर का शॉपिंग एरिया है या उससे ज़्यादा। चेकआउट स्टेशन भी उसके पास 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। मल्टीपल्स की तरह ही ऑपरेट करते हैं सुपरमार्केट भी, क्योंकि एक ही नाम के अगेंस्ट बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी जगहों के लिए परचेजिंग की जा रही होती है। वो सारे फ़ायदे जो मल्टीपल्स के हैं वो तो इनको होते ही हैं। सुपरमार्केट कोशिश करती हैं कि प्री पैक में डील करें, क्योंकि बंदा सेल्फ सर्विस कर रहा है ना, सेल्फ सर्विस में उसको सिर्फ उठाना पड़े, तोलना ना पड़े। तो चीज़ें थैलियों में पैक होती हैं, दालें पैक होगी, चावल पैक होंगे, आटा पैक होगा पहले से, ठीक है। फिर कुछ लॉस लीडर्स जो हैं वो यूज टू अट्रैक्ट कस्टम एंड कस्टमर्स चूज देयर ओन गुड्स फ्रॉम शेल्व्स। शॉपिंग ट्रॉलीज रिड्यूस कस्टमर्स अवेयरनेस ऑफ द वेट ऑफ देयर परचेज एंड encourage impulsive बाइंग। ट्रॉली लेके जा रहे हैं ना, बहुत सामान ले लिया, पता ही नहीं चला, तो आपने जो है वो इम्पल्स बाइंग इसमें वो किया। आपने किसी एक चीज़ को नुकसान में बेच दिया, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होकर और भी चीज़ें ले रहे हैं, वो प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तेल सस्ता किया हुआ है, इतना सस्ता किया हुआ है कि मार्केट में कहीं पे उतना का नहीं मिल रहा। तो लोग कह रहे हैं यार इतना सस्ता तेल देते होंगे तो बाकी चीज़ें भी सस्ती ही होंगी, तो लोग जो हैं वो उसमें इनको फॉलो करते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाते हैं, ज़ाहिर है। बहुत सारा स्टाफिंग का इनका कम हो जाता है लोड, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, लोग खुद सामान लेके जा रहे हैं। एडवांटेजेस तो सारे हैं ही इसके, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इतना बड़ा एरिया एक्सपेंसिव होगा, स्टीलिंग बहुत कॉमन है, सेल्फ सर्विस स्टोर्स के अंदर स्टीलिंग होती है। कौन? हाँ कॉमन है, कुछ ना कुछ लोग डाल के ले जाते हैं। पर्सनल कांटेक्ट नहीं है स्टाफ के साथ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। शॉपिंग ट्रॉलीज चुरा लेते हैं लोग, नीचे ले गए साथ ही ले गए बाहर। फिर आगे आएगी ई टेलिंग, जो है वो प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है। ई टेलिंग क्या होती है हम आगे बताएंगे।
एक और चीज़ होती है डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर अब देखिए ना, अब बड़ा मिक्स हो गया, बहुत से सुपर स्टोर भी अब डिपार्टमेंट स्टोर की तरह से ऑपरेट करने लगे। डिपार्टमेंट स्टोर का मतलब है कि उसमें कंपार्टमेंटलाइज होता है, ये एरिया कपड़ों का है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, शॉपिंग एरिया, ग्रोसरी एरिया, ये एरियाज बने हुए होते हैं। It is a quite complex form of, it's sometimes referred to as a shop of shops because it is divided into separate departments, each specializing in particular area of trade. Such each department operates like a single shop, so it is responsible for its own profitability. ये एक अलग एक कॉन्सेप्ट है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर नॉर्मली ये होता था, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस अपनी जगह अलग कैलकुलेट होता है। बड़े होते हैं, उसके अंदर कैफ़े भी होता है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर लिफ्ट्स भी होती हैं, बड़े होते हैं बहुत। बाज़ औक़ात उनके अपने चार्ज कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड या इसके स्वाइप कार्ड के जो आपके होते हैं ना, वीज़ा कार्ड, उसके उसके बजाय उनके अपने भी होते हैं। तो कम कस्टमर एडवांटेज ज़्यादा है डिपार्टमेंट स्टोर का क्या है, बहुत बड़ा है तो कस्टमर आराम से करेगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शॉप असिस्टेंट्स भी अवेलेबल होंगे, कार पार्किंग बहुत होती है, डिपार्टमेंट स्टोर बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये कि एरियाज़ जहाँ पे वो खुलना है वो जगह एक्सपेंसिव होती है, मल्टीपल की प्राइस इनसे कम होती है डिपार्टमेंटल स्टोर के मुकाबले, क्योंकि मल्टीपल जो है ना वो हर चीज़ नहीं बेच रहा। फॉर एग्जांपल जो ग्रॉसरी बेचने वाला मल्टीपल है ना, वो डिपार्टमेंटल स्टोर से सस्ती ग्रॉसरी बेच सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर इतनी सारी चीज़ें बेच रहा है कि वो सिर्फ ग्रॉसरी के ऊपर होल फोकस नहीं कर रहा, जबकि मल्टीपल सिर्फ ग्रॉसरी फोकस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। सराउंडिंग्स के लिए प्रॉफिट्स ड्रेन होते हैं, लेबर इंटेंसिव हो जाते हैं आपके। ये देखें एक डिपार्टमेंटल स्टोर का, इन्होंने चिल्ड्रन क्लोथिंग, लेडीज़ क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, फर्नीचर, लिफ्ट, शेयर, स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। फिर कॉस्मेटिक्स भी है। अच्छा जी, फिर अब आ गए एक एक नेक्स्ट लेवल पे जो है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट जो है वो नाम आपने सुना होगा, हाइपर स्टार पहले नाम था, अब लेकिन वो हाइपर मार्केट नहीं थी। हाइपर मार्केट का मतलब है इट्स सॉर्ट ऑफ अ सुपर स्टोर है, ये भी सेल्फ सर्विस, लेकिन ये वेयर हाउस स्टोर है, यानी इसके पास रेंज ऑफ गुड्स बहुत सारे हैं, लेकिन सुपरमार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर टाइप का मिक्स कर दिया इन्होंने। एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आप गए एक दफ़ा तो वहीं आपको लकड़ी भी मिल जाएगी, वहीं आपको सुई भी मिल जाएगी, वहीं आपको वो मिल जाएगा गद्दा, वहीं आपको ग्रॉसरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। मेट्रो भी एक्चुअली हाइपर मार्केट नहीं है, मेट्रो ने कुछ सिलेक्टेड आइटम्स रखे हैं वही मिलेंगे, जो कि बाकी जगहों पे भी। हाइपर मार्केट पाकिस्तान में नहीं है, मेट्रो सुपर मार्केट ही है, डिपार्टमेंट स्टोर मेट्रो भी नहीं है। हमारे यहाँ उस लेवल का है ही नहीं ना, चीज़ें बाहर होती हैं। फिर डिस्काउंट रिटेलर्स कौन होते हैं? दे दिस टाइप ऑफ रिटेलर ऑफर वैरायटी ऑफ डिस्काउंट्स ऑन प्रोडक्ट्स, दे टेंड टू ऑफर कंपेटिटिव प्राइसेस ऑन लेस फैशनेबल प्रोडक्ट्स। ये कौन सी शॉप होती हैं? डिस्काउंट शॉप हैं, जैसे ना $1 शॉप आपने देखी है, तो वो हमेशा ये वाले रिटेलर चीज़ें देते ही डिस्काउंट पे हर चीज़, लेकिन वो फिर वही चीज़ें रखते हैं थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड हों, या एंड ऑफ सीजन चल कहीं से पकड़ ली हो उन्होंने, आउट ऑफ फैशन कोई चीज़ उठा ली हो। कुछ स्पेशलिटी रिटेलर्स होते हैं, कुछ ख़ास तरह की चीज़ें ही बेचते हैं, जैसे एक है जी वो सिर्फ किचन आइटम्स बेचता है, किचन के वो बर्तन चमचे ये वाली चीज़ें ही बेचता है, खाली है वो रिटेलर, लेकिन एक्सपर्टीज़ होती है उसकी। बैग्स का रिटेलर है वो खाली, स्पेशलिटी रिटेलर हैं। फ्रेंचाइज शॉप्स क्या होती हैं? तो बहुत कॉमन सी बात है कि एक मशहूर किसी एंटरप्रेन्योर ने जो है वो अपना ही दुकान खुलवा ली। ठीक है, फास्ट फूड में फ्रेंचाइज शॉप्स बहुत मशहूर हैं। आपने जो है वो खोल ली KFC, KFC से बात की, KFC खोल लिया आपने, KFC को फ्रेंचाइज की फीस दे दी। समझ में आ रही है बात? ई टेलर्स क्या होता है?
E-commerce facilitates a worldwide range of trading activities that includes internet auctions and many other forms of buying and selling. E-tailers enable customers to shop via internet and buy products that are delivered to their homes or premises in a similar manner to shoppers visiting a supermarket. The e-tailer is a highly convenient because buyers can place their order from the comfort of their homes or business premises and pay electronically. It reaches a wider geographical base than the conventional retailer. For example, customers don't have to be within the area of the retailer but can make direct purchases from the companies in distant places or even overseas. E-tailer tends to offer a very competitive pricing. Amazon there are जैसे रिटेलर होता है ना, वैसे ई टेलर्स। food ये ओवरसीज भी है। हाँ, बिल्कुल। फूड पांडा थोड़ी, फूड पांडा तो वो फूड डिलीवरी है। ई फूड पांडा का वो पांडा मार्ट जो है, हाँ, पांडा मार्ट ई टेलर है। जैसे दुनिया में मशहूर मिसाल तो खैर अमेज़न की ही है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज लार्ज स्केल स्मॉल स्केल के हैं। वो बल्क में ख़रीदता है, वो सस्ता बेचता है, लेकिन उसको बड़ी जगह चाहिए होती है, उसमें डीप फ्रिज होते हैं, वो वन ऑन वन कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं बना पाता। ठीक है ना? तो एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर फॉर द रिटेलर, एडवांटेज ऑफ लार्ज रिटेलर फॉर द कस्टमर, कस्टमर को चीज़ें से मिल जाती हैं, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डिसएडवांटेज रिटेलर को होता है कि महंगे पड़ते हैं उसको, और शॉपलिफ्टिंग वगैरह भी होती है। और कस्टमर को डिसएडवांटेज होता है कि पर्सनल सर्विस नहीं मिलती, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है। दूसरों पे क्या इफेक्ट हुआ लार्ज स्केल रिटेलिंग का? होल सेलिंग काफ़ी हद तक नुकसान में रही। लार्ज स्केल रिटेलर डायरेक्ट ख़रीद लेता है प्रोड्यूसर से, तो होल सेल के पास कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है प्रोड्यूसर को बेचने का। प्रोड्यूसर होल सेलर को क्यों बेचता है? क्योंकि जितना बना होता है एक साथ उठा लेता है होल सेलर सारा, तो उनको अगला बनाने का मौका मिल जाता है। अब वो रिटेलर ही डायरेक्ट उठा रहा है, तो बीच का प्रॉफिट मार्जिन रखने की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए हमारे हमारे पास। ठीक है। और स्मॉल रिटेलर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बड़े बड़े रिटेलर्स का? लोग वहाँ पे छुट्टी मनाने के ख्याल से अपना दिन प्लेजेंटली गुजारने के लिए एयर कंडीशन माहौल में अच्छे से गुजारने के लिए चले जाते हैं, तो स्मॉल रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग अब उनसे नहीं परचेज कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से जो फ़ायदे हैं स्मॉल रिटेलर के हैं कि लोकेशन घर के करीब है, अचानक कुछ ख़त्म हो गया, अब वहाँ पर नहीं जाएंगे आप, है ना? तो आगे चलें। सेल्स टेक्निक की थोड़ी सी बात हो रही है, आगे दोबारा आएगी, लेकिन यहाँ पे बेसिक कवरेज है कि ब्रांडिंग क्या होती है भाई। बाद रिटेलर्स अपनी ब्रांडिंग करते हैं कि ये हमारी दुकान का सौदा है। जैसे आपने देखा आटा आता है हमारे यहाँ, आटे पे क्या लिखा होता है? हसन चक्की। ब्रांडिंग है ना, एक तरीका है कि जी लोग रिकग्नाइज़ करें कि मेरी चीज़ दूसरों से अलग है, स्पेशलाइज्ड है। बाज़ औक़ात लार्ज रिटेलर्स अपनी ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, जैसे आपने देखा वो हाइपर स्टार या कारफोर वालों की अपनी बहुत सारी ब्रांड हैं। अपना लोगो हर जगह इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग के अंदर दिखाते हैं चीज़ें कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा हो, इफेक्टिवली नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब सेल्फ सर्विस जो है वो भी एक तरह का मॉडर्न डिटेलिंग का की फैसिलिटी है। कस्टमर को अच्छा लगता है कि वो वहाँ जा रहा है, पहुँच रहा है। ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है और इम्पल्स बाइंग के लिए बड़ा अच्छा है। आप एक चीज़ लेते हुए गए, सामने एक और चीज़ रखी हुई थी, चिप्स देखे 4 तरह के रखे तो उठा लिया आपने। इम्पल्स बाइंग के लिए बड़ा, वरना अगर आप घर से सौदा लेने जाते थे पहले पता है क्या होता था? पहले एक लिस्ट मिलती थी और आप जाके दुकानदार को कहते थे ये दे दो, वो दे देता था, आप ले आते थे। अभी आप जो लिस्ट लेके जाते हैं आप उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लाते हैं, क्योंकि लिस्ट के बजाय आप कहते हैं मैं देखता हूँ, ओहो अरे यार कितने दिन से सोचा हुआ था ये भी लाना था, लिस्ट लेके गए थे तो कभी आता ही नहीं वो। फिर बार कोडिंग भी एक सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं ये लोग, कि भाई आपको कोई मसला है सेल्स के बाद ख़रीदने के बाद वापस कर दें चीज़ें। ठीक है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो ठीक करवा देंगे। बारकोड के थ्रू जल्दी जल्दी वो हो जाती हैं चेकिंग। रिटेलर जो काम छोटा बेचारा है वो तो हर चीज़ को हाथ से गिनेगा ना,
जो टिक टिक करके निकाल देंगे 1 सेकंड के अंदर। फिर इनके बहुत से कस्टमर्स के साथ इस तरह के ताल्लुकात हो जाते हैं कि अच्छा, ई पी ओ एस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। पी ओ एस होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी जहाँ पे कैश काउंटर है। तो ई पी ओ एस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। ये रहा बारकोड, स्कैन हो जाता है मशीन से डायरेक्ट। अच्छा जी, डायरेक्ट मेल क्या होता है? डायरेक्ट मेल में आप ज़ाहिर है ब्रोशर्स वगैरह भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये लोग जब कार्ड वार्ड बनाते हैं कस्टमर का तो उसका ईमेल एड्रेस भी ले लेते हैं। लॉयल्टी कार्ड्स देते हैं, जैसे अब तो लॉयल्टी कार्ड भी फ़ोन में आ गए ना। पहले कार्ड होता था, इम्तियाज़ का याद है कार्ड था एक लॉयल्टी कार्ड, अब वो फ़ोन में आ गया, उसी के बारकोड से स्कैनिंग हो जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं फैक्ट्री आउटलेट भी खुल जाते हैं। खैर, कंप्यूटर की वजह से रिटेलिंग में काफ़ी आसानी हुई। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक एरिया है जो होम शॉपिंग कहलाती है। इसमें होम शॉपिंग में ऑनलाइन शॉपिंग है, मेल ऑर्डर शॉपिंग भी होती थी पहले, अब तो पता नहीं कौन करता होगा मेल ऑर्डर शॉपिंग। यहाँ से ईमेल किया, फिर उन्होंने आपको पैकेज बनाया, फिर वहाँ से भेजा। अब तो जो भी डायरेक्ट होता है। टेलीविज़न शॉपिंग होती है, पता है क्या होती है? बहुत से चैनल बाहर के मुल्कों में, हमारे यहाँ भी आते थे पहले। टीवी पे चल रहा होता है कि अभी फ़ोन कीजिए, इतने बजे इतने मिनट में फ़ोन कीजिए तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाले चल रहे होते थे पहले ऐड। टेलीफोन पे भी कुछ लोग सेल करते हैं, टेली मार्केटियर्स या टेली सेलर्स कहलाते हैं। वो फ़ोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपसे बस 5 मिनट चाहिए थे, अरे सर आप ये ले लें, अरे आपको ये भी मिलेगा इसके साथ, अरे यूँ कन्विंस करते हैं फ़ोन के। इंटरनेट पे ऑक्शंस भी होते हैं, ये चीज़ है इतने की है, कौन कितने की लेगा। 2 रुपये शुरू करते हैं लोग, ऑप्शन लगाते जाते हैं, वो उससे ऊपर भी चली जाती है जो उसकी असल में सोची हुई प्राइस होती है। ई कॉमर्स से क्या फ़ायदे नुकसान है, ये तो मतलब बेसिक सी बात है। अब नुकसान तो बाद में सोचिएगा, फ़ायदे ही फ़ायदे अब ज़्यादा हैं। पहले तो ये सोचते थे ना कि ये चीज़ नहीं ले सकते, वो चीज़ नहीं ले सकते, पता नहीं कैसी होगी। लेकिन जब से रिव्यूज़ का पूरा एक सिस्टम आया है उसके बाद ये मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया है। साइज़ ट्राई करने में जिन चीज़ों का मसला होता है उनमें थोड़ा बहुत अभी मसला है। वो चीज़ें जो ट्राई करके ही लेने में आसानी होती है या टेस्ट करके ही लेनी होती हैं तो उसमें मसला है। अदरवाइज़ कॉमन जेनरिक चीज़ें अब ई कॉमर्स की वजह से बहुत आसान हो गई हैं। कुछ नई बातें जो है आजकल डिस्कस हो रही हैं रिटेलिंग में, उनमें एक omni चैनल रिटेलिंग है। ये क्या होती है? omni कहते हैं जो एवरीथिंग इंक्लूडेड, omni डायरेक्शन मतलब हर तरफ। तो omni चैनल मतलब एक साथ सारे चैनल इस्तेमाल कर लिया आपने। आपने कहा भाई आते हो आ जाओ, मोबाइल पे आते हो मोबाइल पे आ जाओ, डायरेक्ट मेल से चाहिए वो कर लो, फ़ोन पे कर लो, जैसे भी ऑर्डर कर लो तो पहुंच जाएगा। जैसे अब कर रहे हैं ना, सारी सुपरमार्केट कर रही है। जैसे कारफोर करता है, कारफोर में जाके कर लो, लैपटॉप के थ्रू चले जाओ, मोबाइल ऐप से चले जाओ, फ़ोन करके चले जाओ, जैसे भी कर लो। लॉयल्टी प्रोग्राम्स में ज़ाहिर है आपको परचेज़ करने पर पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप दोबारा जाते हैं। क्लिक एंड कलेक्ट क्या होता है कि आप जो है वो ऑनलाइन ख़रीदते हैं लेकिन उठाते खुद हैं। चीज़ें सेलेक्ट कर ली आपने, ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर दिया, जब उठाने गए तो खुद उठा लिया। अब क्यूआर कोड्स भी आ गए हैं। क्यूआर कोड्स क्या होते हैं? वो उससे बेहतर हैं जो पहले आते थे ना, आपके बार कोड जो होते थे उससे बहुत बेहतर है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब मोबाइल रीडेबल भी है क्यूआर कोड। होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट तो कोई नया तो नहीं है, बाहर इन्होंने लिखा है तो लिखा है। वर्चुअल रिटेलिंग का क्या मतलब है? एक 3D मॉडल बना दिया जिसमें कि आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको चीज़ काफ़ी बेहतर दिखेगी। सिर्फ वो ऑनलाइन स्टोर नहीं बल्कि वर्चुअल स्टोर भी है। मतलब उसको घुमा फिरा के ऐसा लगेगा आप खुद चलते हुए जा रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। मोबाइल रिटेलिंग ई कॉमर्स की तरह से एम कॉमर्स, ये भी पुरानी ही बात है। फिर इंटरनेट पे बेचना, अब आप जैसे बच्चों को कुछ चीज़ बताना मतलब चिराग चाह क्या सूरज के आगे चिराग दिखाने की बात है। लेकिन ज़ाहिर है इंटरनेट एक तरफ से कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करता है कि आपको दुकान नहीं खोलनी पड़ी, लाइटें नहीं लगानी पड़ी, लोग नहीं रखने पड़े। लेकिन एक तरफ से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता भी है, ये बात आप कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्वर जो ऑनलाइन रखा जाता है उसको रखने की बहुत हीट जनरेट होती है उसकी वजह से। तो ई कॉमर्स का लेकिन ऐसा इम्पैक्ट है कि ये जाने वाली चीज़ नहीं है कोई, अब ये आगे से आगे ही बढ़ेगी। अच्छा जी, अचानक से बीच में एक एक कॉन्सेप्ट आ गया, बिलो द लाइन प्रमोशन। तो बिलो द लाइन प्रमोशन जो है चूँकि रिटेलर के ऊपर आई है तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि सेल्स की टेक्निक्स की बात हो रही थी, तो उसमें पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले एक चीज़ होती है।
इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन एक चीज़ होती है, लेकिन उनको आप चीज़ें नहीं बेच रहे होते। जैसे आपने देखा वो खिला रही थी आपको ओपा के फ्राइज़, ये बिलो द लाइन प्रमोशन है, ये कहीं ये बाकायदा प्रमोशन के नाम पे प्रमोशन नहीं हो रही, ऐसे ही आपको खिला दिए, टेस्ट करा दिए, ठीक है। फ्री गिफ्ट दे दिया अचानक से, सामने से अस्सलाम वालेकुम सर ये गिफ्ट है आपकी, ओपा की तरफ से गिफ्ट है, ये फलाने की तरफ से गिफ्ट है। तो कस्टमर्स को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो नहीं प्रमोशन, कहीं ऐड लगा है, बैनर लगा है, कोई आवाज़ आ रही है, वीडियो चला रहे हैं, कोई मार्केटिंग हो रही है। आप डायरेक्टली कस्टमर को कोई चीज़ गिफ्ट करके, कस्टमर को कोई चीज़ चखा कर, या पॉइंट ऑफ सेल पे कोई डिस्प्ले लगा के, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखा है कि वो जहाँ पे वो आप आखिर में ट्रॉली ले आके पैसे देने वाली जगह पे जाते हैं, पीओएस वहाँ रखी होती हैं। तो वो भी एक तरह की प्रमोशन है कि जाते जाते अचानक से आपको अरे हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये भी तो लेना था। ठीक है, अदर बिलो द लाइन क्या मतलब है? फ्री सैंपल है, बाय वन गेट वन फ्री है, बीइंग अ लॉस लीडर है। लॉस लीडर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक चीज़ नुकसान में बेच दो, उस चक्कर में लोग दूसरी चीज़ें भी खरीद लेंगे। कंपटीशंस हैं, लोगों को बुला लें, आप फेमस पर्सनालिटीज़ को इनवाइट कर लें, ये सब टेक्निक्स हैं, इनकी कॉस्ट भी है। किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, अब लोग उसको देखने के लिए रश लगा लिए, लोग आ गए, वो हो इनके पास से सेलिब्रिटी आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट यूनिट है जिससे हम बात करेंगे कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है भाई, ज़रा ये बता दीजिए। कंज्यूमर को अगर आप क्रेडिट पे देंगे तो कंज्यूमर ज़्यादा ख़रीदेगा, ये कॉमर्स का बुनियादी उसूल है। अगर आप कहें कि कैश ऑनली तो 100 रुपये का सामान बेचेंगे, अगर आप कहें कि कैश एंड क्रेडिट एज वेल तो आप 500 का सामान बेच देंगे, बड़ा डिफरेंस है। तो प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट जो है ना वो बहुत बड़ा एक गेम है रिटेल का। इसमें आप देखते हैं कि आपका बोरोइंग का रेट क्या चल रहा है, एक टर्मिनोलॉजी है APR, एनुअल परसेंटेज रेट, जिसमें कि सारी कॉस्ट मिला के बताते हैं परचेज़ की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कितनी है, तो टोटल परचेज़ कॉस्ट हमारे लिए कितनी थी। क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन है इसके लिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? बैंक आपसे कहता है कि आपको जो भी लेना है आप ख़रीद लीजिए और फिर आप हमें थोड़े थोड़े करके लौटा दीजिएगा, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो सामान आपका ही है और पैसे, और आपका आपका पैसे का बैंक से ताल्लुक़ है, आपका सामान का बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं। सामान आपने ले लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया, वो जो लोन आप लेते हैं उसकी कोई लिमिट होती है, आपकी सैलरी से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो द इंटरेस्ट यू पे इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ठीक है, APR वो एनुअल परसेंटेज है जो कि आप पे करते हैं कि इतने मैं एनुअली एक्स्ट्रा पे करूँगा अगर मैंने लोन पे चीज़ ली। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि आप जितना जल्दी चीज़ें पैसे वापस कर देते हैं अपने क्रेडिट पे ली हुई चीज़ के, तो आपकी रेटिंग अच्छी हो जाती है, तो आपको उससे बड़ा क्रेडिट मिलता है अगली दफ़ा। साल के साल अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहे, आप टाइमली पैसे वापस करते रहें, तो आप 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख पर मूव कर जाते हैं अपनी लिमिट के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हम कैशलेस सोसाइटी तो बनते ही जा रहे हैं। तो ऑल्दो के लोग डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, जिसमें पैसे होते हैं उतने ही पैसे वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि अब हम इम्पल्स बाइंग भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत कुछ ऐसा लेना होता है। बहुत से लोगों को सैलरी का इशू होता है कि सैलरी 10 तारीख को आएगी, खर्चा 1 तारीख को करना है, तो ऐसी सूरत में भी उनको भी प्रॉब्लम होता है। एक बुक देना बेटा। तो क्रेडिट बाइंग is, you can say, now much bigger than the cash buying in the society. इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे ना,
अच्छा, पाकिस्तान में अभी भी हम ये समझते हैं कि कैश बाइंग से क्रेडिट बाइंग बड़ी, क्रेडिट बाइंग छोटी है, कैश बाइंग बड़ी है। पाकिस्तान में भी हम ये समझते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, क्रेडिट बाइंग इज़ अनकम्पेरेबल टू कैश बाइंग। इतना बड़ा डिफरेंस है। क्या करते हैं, अच्छा इसके पीछे बहुत सारी फ़िलॉसफी है। लोग कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज 1,000 रुपये का मैं एक घर ख़रीदता हूँ, लेट सपोज़ मैं 1,000 रुपये का घर नहीं ख़रीदता, तो 1,000 रुपये बचा लेता हूँ, तो 10 साल बाद उस 1,000 का घर ख़रीदने जाऊँगा तो उस 1,000 का घर नहीं आएगा, घर की कीमत 2,000 हो चुकी होगी। तो मैं आज ही वो 1,000 का ख़रीद लूँ लोन पे लेकर और एक्स्ट्रा पैसे पे कर दूँ। 10 साल के आखिर तक मैंने 1,500 रुपये पे किए होंगे, लेकिन घर की कीमत 2,000 हो गई होगी, तो मैं फ़ायदे में ही रहूँगा और इतने दिन मैंने घर भी इंजॉय कर लिया। 10 साल बाद जाके पहली दफ़ा घर लेता फिर इंजॉय करता, उससे बेहतर है मैंने आज ही इंजॉय कर लिया है। तो बाइंग टुडे एंड पेइंग टुमारो इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फ्लेशनरी दुनिया में हमेशा बायर के लिए अच्छा रहता है, बायर को फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो इसलिए बाहर की सोसाइटी में तो भाई अब क्रेडिट रेटिंग के बुनियाद पे लोग अपने 20-20 साल की, 30-30 साल की सैलरी कंज्यूम कर लेते हैं। अपना घर ख़रीद लिया क्रेडिट के ऊपर, अब घर इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ख़रीद लिया, बड़ा सा घर ख़रीद लिया, तो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता पे कर रहे हैं। तो सारी उम्र की जो उनकी सैलरीज होती हैं उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं अपनी उसमें। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, जो ये सारा प्रोवाइड करते हैं। बहुत दफ़ा ये जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं ये भी अपने कोई क्रेडिट स्कीम लॉन्च कर देते हैं। तो क्रेडिट के ऊपर बात करते हैं। क्रेडिट किसे कहते हैं? क्रेडिट वो अमाउंट है जो उधार के तौर पे हमें मिलेगी। सपाबाजी देख रही है ना, जी फोकस्ड है। जी। कौन कौन सी टाइप्स हैं क्रेडिट की बताइएगा? फॉर्मल क्रेडिट, और इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या मतलब हुआ फॉर्मल क्रेडिट? बताइए। फॉर्मल क्रेडिट जो है वो बाकायदा लोन की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, उसके अंदर बाकायदा आपके कोई सामान रखवाया जाता है, कोई कागजात होते हैं जिसको कि आपको रखा जाता है, आपकी कोई कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद आपको अलाउ होता है कि आप ये लें। इनफॉर्मल क्रेडिट बस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया। ज़ाहिर है फॉर्मल की अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती होगी, इनफॉर्मल की अमाउंट कम होती होगी। ठीक है, जैसे कि आपका रिटेलर ने आपसे कह दिया कल दे दीजिएगा, तो अब पैसे भूल आए हो, कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा, पहली तारीख को दे दीजिएगा। अब फॉर्मल क्रेडिट के अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। हायर परचेज़ क्या होता है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है, जिसमें परचेज़र एक डिपॉज़िट करता है जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं, जो कि किसी प्राइस की एक अमाउंट होती है। परचेज़र फिर उस सामान को इस्तेमाल शुरू कर देता है, हालांकि अमाउंट अभी बाकी होती है। परचेज़र फिर बैलेंस मनी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में देता रहता है एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम में। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो पेनल्टी भी देता है। और किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि बायर ये कहे कि मैं सामान नहीं ले रहा भाई, वापस ले लो, तो वो ज़ाहिर है उसमें एडजस्टमेंट होती है, फिर वो उस प्राइस वापस नहीं होता। हायर परचेज में बात याद रखिएगा, जब आप वो सामान ख़रीदते हैं तो वो आपका नहीं होता जब तक कि फुल पेमेंट नहीं हो जाती। हायर परचेज में ऐसा होता है कि आप एक्चुअली वो रेंट पे ले रहे होते हैं, लेकिन एक अमाउंट देते 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 आपने तय कर लिया होता है कि मैं 3 साल में इसकी पूरी किस्तें भी कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो जब तक के हायर परचेज चल रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक सेलर जो है वो मालिक रहेगा, जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता। ठीक है, फाइनल पेमेंट के बाद ये एग्रीमेंट साइन ऑफ होता है कि ठीक है जी अभी आपका हुआ, आपकी पेमेंट पूरी रिसीव हो गई। फिर इसमें ये भी इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन लिखी है कि सारी इन्फॉर्मेशन बायर को, सेलर को देनी पड़ती है कि क्या चीज़ वो ख़रीद रहा है, कितने की ख़रीद रहा है। और इवन जैसे ही उसको कोई चीज़ दिखी, चूँकि बहुत सस्ती पड़ती है ना आपको, आपने कहा भाई ये 50 लाख की गाड़ी है, 2 लाख में मिल जाएगी, 2 लाख की पेमेंट करो, हर महीने 5,000 दो, चलो भाई ले लो। तो जो भी कोई टर्म तय होती है, खैर मैंने बहुत ही कोई अजीब सी टर्म बता दी,
लेकिन जो भी टर्म्स होती हैं आमतौर पे डायरेक्ट प्राइस से तो बहुत कम लग रही होती हैं उस वक्त। अभी तो मुझे कम देना है, तो बाज़ कंपनीज का रूल होता है कि जब आपने सारी टर्म्स बता दी उसके बाद आप कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे कि अभी आपको नहीं मिलेगी, आप एक दिन सोच के आए फिर कर देंगे। Buyers are also allowed a cooling off period, a period in which they can change their mind when the agreement has been made in their homes. This is designed to protect buyers from being pressured into signing a credit agreement. The cooling off period allows time for the buyer to cancel the agreement. However, if the agreement is signed on trade premises, for example in a shop, then no withdrawal is permitted. वरना मेरे घर आया, मुझे आके कन्विंस करके चला गया, मैंने खरीद लिया, बाद में मैसेज अभी ये क्या कर दिया मैंने, तो मेरे पास एक दिन का टाइम है कि मैं कूल ऑफ कर दूँ. Although the goods can be repossessed by the finance company if the buyer defaults on repayments, there is some protection for the buyer too. So if 1/3 or more of the total amount due has been paid, then the lender will need a court order for repossession. आपने किराए पे लिया हुआ है ना, लेकिन साथ साथ आप एक अमाउंट भी तो पे कर रहे हैं. 1/3 पे कर चुके हैं तो वो वापस एकदम से नहीं ले जा सकता, उसको पहले कोर्ट के पास जाना पड़ेगा. कोर्ट सिचुएशन देखिएगा, वाकई मैं गिल्टी हूँ या किसी प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ी देर में दे दूंगा. प्रॉब्लम में हूँ तो कोर्ट थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन दे देगा बायर को. ठीक है, बायर के होम में एंटर होने के लिए उसको कोर्ट ऑर्डर चाहिए है और ये सब कुछ है. और हमारे मुल्क में बहुत सारे मसले भी होते हैं, लोग खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं, थ्रेटन भी करते हैं वो फिर. ठीक है, अनफेयर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से बचाने के लिए, क्योंकि अगेन बायर आमतौर पे वो होता है जो बहुत ज़रूरत में होता है, एकदम से बहुत ज़रूरत होती है, वो कहता है बस मुझे हर सूरत चाहिए, जो भी टर्म मैं मान लूँगा. उससे बचाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती है. एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हायर परचेज का? कस्टमर्स इतनी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर डिफ़ॉल्ट होता है, वो पूरा एक सिस्टम ही अजीब हो जाता है ना. आपने 4 गाड़ियाँ ख़रीद ली, 4 गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आप भी गए, गाड़ियाँ भी गईं, अब वो यूज्ड गाड़ियाँ हो गई हैं, तो ज़ाहिर है हायर परचेज़ वाला उसके रेट पे कम लगाएगा. आपने जो पैसे पे किए वो गए. तो मुख्तलिफ तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें कि आपको किस हद तक वापस मिलेंगे पैसे. कंज्यूमर में एंटर हुआ हायर परचेज एग्रीमेंट with the wherewithal to pay but then become unemployed, and this is also a cost implication for consumer because interest is charged by the finance company for the use of the credit, thus increasing the financial cost of the item. अच्छा जी, कंज्यूमर क्रेडिट एक हमने बात कर ली, हायर परचेज फॉर्मल. फिर एक है एक्सटेंडेड क्रेडिट, इसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट, ठीक है. हायर परचेज और एक्सटेंडेड क्रेडिट में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं. जब आप एक्सटेंडेड क्रेडिट करते हैं तो अब सामान बायर का हो गया. जैसे कि मैंने आपसे एक गाड़ी ख़रीदी, अब गाड़ी मेरी हो गई, मैं आपको डेफर्ड पेमेंट करता रहूँगा और मैं गाड़ी आगे बेच दूँ और आपको पेमेंट कर दूँ. लेकिन ज़ाहिर है गाड़ी अगर 50 लाख की होगी तो अब फिर आप मुझे कितने की बेची होगी आपने? असल में आपने मुझे 55 की बेची होगी, 60 की बेची होगी. ये बात समझ में आ रही है कि हायर परचेज हो या डेफर्ड पेमेंट हो, उसमें सेलर का क्या फ़ायदा? सेलर को तो नहीं मिली, सेलर को क्या फ़ायदा? हायर परचेज में सेलर को क्या फ़ायदा? आप मुझसे सामान ले गए, बढ़ के ही मिलेगा, यही फ़ायदा है सेलर का, चीज़ें बढ़ा के मिलेंगी. सेलर का फ़ायदा है हायर परचेज में भी और एक्सटेंडेड क्रेडिट में भी कि उसको पैसे बढ़ा के मिलते हैं. हायर परचेज में सामान की मिल्कियत सेलर की रहती है लास्ट मोमेंट तक. एक्सटेंडेड क्रेडिट में सामान की मिल्कियत आपके पास चली गई, अब मुझे पैसे मिलते रहेंगे बस. ठीक है. अच्छा, एक्सटेंडेड क्रेडिट में एक और मज़ेदार काम ये है कि आपने मुझसे एक चीज़ 10 लाख की ख़रीदी, वो थी 1 लाख की या 5 लाख की थी, चलें आपने 10 की ख़रीद ली, आप अभी बेच दें मार्केट में 5 लाख की, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप मुझे पूरे 10 लाख वापस करेंगे. ठीक है, अब हमारा मामला पैसों का रह गया, चीज़ का मामला ख़त्म. और आप चाहें तो हमने 10 साल का एग्रीमेंट किया था, 5 साल में पैसे वापस कर दें. उस पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, कुछ वो भी मिल जाता है, इंटरेस्ट में कुछ कमी मिल जाती है. तो एक्सटेंडेड क्रेडिट इज़ एक्चुअली अ लोन
इसका अब सेल से कोई ताल्लुक नहीं रहा। उस मोमेंट पे ही ताल्लुक होता है जिस मोमेंट पहली ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद सेल वेल का चक्कर ख़त्म हो गया। अब एक लोन का एग्रीमेंट है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की भी, हाई परचेज की तो कुछ हैं। रिटेलर्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है क्योंकि वो कहाँ चीज़ के पीछे भागते रहेंगे। मैंने शान मसाला हायर पे ले लिया, नहीं हो सकता ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा। उसके पीछे क्या मांगूंगा, भाई मेरे शान मसाला वापस करो, वो तो चला गया। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमेबल होती हैं उसको हायर परचेज पे तो नहीं दे सकते। दूसरा, हायर परचेज पे कितने लोगों के पीछे जाएंगे ना, वो कुछ लोग होते हैं जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, फिर उनके पास बदमाश होंडे भी होते हैं, उनके पास तरह के लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। तो आमतौर पर ड्यूरेबल्स के साथ ही होता है कि वो चीज़ ही ख़त्म ना हो जाए कहीं, और जिसको वो ट्रैक भी आसानी से कर सकें, कोई गायब भी ना कर सके उसको। खैर, तो जबकि एक्सटेंडेड क्रेडिट एक्सटेंशन में आसानी है ना, किसी को भी कुछ भी बेच दो, तो वो जो कि हायर परचेज के अंदर सामान नहीं बेच सकते वो क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं। स्टोर कार्ड भी एक चीज़ होती है, लॉयल्टी कार्ड की तरह से होता है, उसमें आपके पैसे पॉइंट्स जमा होते रहते हैं, आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी डलवा सकते हैं उसमें, और उसमें भी बाज़ औक़ात क्रेडिट भी अलाउ करते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, आप स्टोर कार्ड शो करें, आप ले जाएँ, आपकी पुरानी परचेज़ की बुनियाद पे हम ये फैसला करेंगे। अगर बाज़ औक़ात तो ये भी कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर पैसे भी पे कर दिए तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा, उनकी सेल्स बढ़ेगी ना इससे। 3 दिन के बाद पे करेंगे तो चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इट्स स्टोर चार्ज कार्ड इज़ अ क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये इशू कौन करता है, ये स्टोर ही इशू करता है, ये बैंक के थ्रू इशू नहीं हो रहा होता। लॉयल्टी कार्ड कि एक लेवल, नेक्स्ट लेवल है वो, लॉयल्टी कार्ड का नेक्स्ट लेवल है। क्रेडिट कार्ड तो ज़ाहिर है आप समझ ही गए होंगे, बैंक इशू करता है। आपके पास, हमने देखा है, आपने हमारे पास देखें, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो सब क्या है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से सिर्फ वही अमाउंट निकलती है जो कि होती है। अच्छा, इसकी वजह से एक मसला आता है बहुत से ट्रेडर्स को। डेबिट कार्ड की के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे बैंक में पहले वो चेक होगा, आपने मशीन में लगाए, मैंने आपसे 2 लाख रुपए की सामान ख़रीदा, मैंने सामान उठा लिया, मेरे हाथ में है सामान, अब आपको मैंने कार्ड पे किया, कार्ड में पैसे हैं या नहीं है आपको नहीं पता, अभी सामान मेरे हाथ में है। तो एक तरह से आपकी पोजीशन से निकल के मेरी पोजीशन में सामान आ गया है, आपके पास कार्ड है लेकिन आप श्योर नहीं है कि इसमें पैसे होंगे कि नहीं होंगे, और अगर पैसे नहीं हुए तो मेरे पास एक एरर का मैसेज आएगा, सर ट्रांजैक्शन नहीं पास हुई। फिर आप मुझे सामान वापस करेंगे, मैं आपको कार्ड वापस करूँगा। लेकिन एक और काम होता है कभी कभी, कार्ड में पैसे थे, मैंने आपको कार्ड ऑफ़र किया, आपने मुझे सामान पकड़ा दिया, या कार्ड में पैसे नहीं थे और ट्रांजैक्शन कुछ लम्हे के लिए ओके हो गई, मैंने सामान पकड़ा, आप शॉर्ट हो गए, आप गायब हो गए, थोड़ी देर में पता चला मुझे कि पैसे वापस आ गए, पैसे नहीं आए मेरे अकाउंट में, अब मैं आपको कैसे पकड़ूंगा। क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं है का गेम ही नहीं है, जैसे ही आपकी क्रेडिट से पास हुई वो आपके नाम पे चढ़ गए पैसे, तो जो सेलर है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करवाने पर, क्योंकि उसमें ये चांस नहीं होता कि अगर पैसे नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन रिटर्न भी होगी, पैसे का चक्कर ही नहीं, ट्रांजैक्शन हो गई तो होनी ही है। अब ट्रांजैक्शन, अब ये हो सकता है कि डिलेड हो जाए, लिंक डाउन हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन होगी ही होगी। कोई भी केस ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन रिटर्न हो जाए, इल्ला कि फॉल्स ट्रांजैक्शन। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में ये हो सकता है कि ट्रांजैक्शन होके वो घर चला गया, पीछे से रिटर्न हो गया कि पैसे नहीं थे। डेबिट कार्ड एसेंशियली उस वक्त तक आपको ट्रांजैक्शन को नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा जब तक पैसे ना हो। किसी कंप्यूटराइज मिस्टेक की वजह से आगे बढ़ा दिया और पैसे नहीं थे, तो अब वो रिटेलर पैसे क्लेम नहीं कर सकता आपसे। इसलिए रिटेलर कोशिश करते हैं, चाहते हैं, ख्वाहिश उनकी होती है कि वो क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनली भी अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन डेबिट कार्ड। हालांकि बज़ाहिर आप कहो ना यार क्रेडिट कार्ड क्यों एक्सेप्ट करो, डेबिट कार्ड में पैसे हैं, ज़्यादा सेफ़ है, कहते नहीं ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे प्रेजेंट किया, आपके ट्रांजैक्शन पैसे ना होने पर रिजेक्ट हो जाए, मैं समझूँ हो गई और मैं आगे बढ़ जाऊँ और आप निकल गए, तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर ट्रांजैक्शन अटके भी तो आपके ऊपर ही पड़ेगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है? ओके।
आगे इसमें डिटेल थी नहीं, लेकिन मैंने बताया। क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में दोनों में पिन होती है। पिन क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। एक आप बनाते हैं, 4 नंबर का पिन बनाते हैं ताकि आपका कोई कार्ड लॉस्ट हो जाए तो कोई और यूज़ ना कर सके। क्रेडिट कार्ड के बहुत से एडवांटेजेस हैं, रिटेलर को बहुत एडवांटेज है। कार्ड उसको उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको उधार लेना पड़ रहा है ना देना पड़ रहा है, उसके तो सामान कैश पे बिक रहा है एक तरह से, उसकी पेमेंट इंश्योर हो रही है। ठीक, कंज्यूमर को बहुत कन्वीनियंस है। बहुत से क्रेडिट कार्ड वाले कहते हैं आप क्रेडिट पे ख़रीदो, 3 महीने के अंदर पे कर दो तो आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। कोई एक, हाँ, कोई 1 महीने का कहता है, कोई 2 महीने का कहता है, कोई 3 महीने तक की आपको लिमिट देता है। और फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपने, अजीब सा है बैंक का गेम, आपको 10 लाख रुपए आपको क्रेडिट मिला हुआ है, आपने इस महीने 10 लाख रुपए क्रेडिट यूज़ किया और इस महीने 10 लाख वापस कर दिया, तो आप ज़बरदस्त हो गए। फिर 10 लाख रुपए का सामान खरीदो, फिर 10 लाख वापस कर दो, आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको गिफ्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी की मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी कि आप जो है वो ज़बरदस्त वो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर बार बार कुछ परचेज करके पैसे वापस कर रहा है, हालांकि उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा, तो बैंक क्यों इतना इंटरेस्टेड हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक के इन बड़े बड़े रिटेलर्स से भी एग्रीमेंट्स होते हैं, तो मुख्तलिफ कार्ड जब यूज़ होते हैं स्पेसिफिक बैंक के, तो वहाँ से भी इनके कुछ चल रहे होते हैं, बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले बाज़ औक़ात, पुराने ज़माने में तो होता ही था, अभी भी कहीं कहीं होता है कि बैंक जो है वो रिटेलर से पैसे चार्ज करना शुरू कर देता है। समझ में आई बात? बैंक रिटेलर से पैसे चार्ज करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, पहले तो होता ही था, अब कभी कभी होता है, बाज़ केसेस में होता है। यानी आपने 100 रुपये का सामान मुझे बेचा, मैंने क्रेडिट कार्ड प्रेजेंट किया, आपने चार्ज किया, आपको 100 नहीं मिलेंगे, 98 मिलेंगे, 2% बैंक रख लेगा। क्यों? फैसिलिटेट करने के लिए, मेरा कार्ड यूज़ हुआ है। तो ये तो बहुत रिटेलर से, का क्या तो शुरू में जब शुरू में कार्ड्स आए थे, डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो रिटेलर एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, कहते थे हमें चाहिए ही नहीं, या तो कंज्यूमर से कहते थे एक्स्ट्रा 2.5% पे करो हमें। मतलब कंज्यूमर के ऊपर आना चाहिए कि वो बैंक की फैसिलिटी यूज तो जबकि बैंक अगर ये फैसिलिटी ऑफर करेगा चार्ज पे, तो कंज्यूमर कहेगा छोड़ो मैं कैश पे लेता हूँ, बराबर में ATM मशीन लगी है, उससे कैश निकालूंगा और कैश पे ले लूँगा, आपका कार्ड क्यों यूज़ करूँ। तो कुछ अर्से में बैंक्स को समझ में आ गया कि इस तरह से नहीं चलेगी, तो अब अक्सर बैंक्स नहीं करते ये। कहीं कहीं किसी केस में जहाँ पे कि रिटेलर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट की होती है, कोई चक्कर ऐसा होता है कि वहाँ वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती थी किसी वजह से, तो वहाँ बैंक अभी भी चार्ज करता है रिटेलर से। मोस्ट ऑफ द केस अब ये नहीं हो रहा होता। तो वो आपको कैसे पता चलता है? रिटेलर आपसे कहता है आपको 2.5%, अगर कार्ड से पे करेंगे तो 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। आप समझ जाएं कि यहाँ कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था इनके लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अगर किसी की सेल्स बहुत कम होती है ना, तो भी बैंक उससे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एक रिटेलर तो है लेकिन उसका महीने में 50,000 की सेल्स होती है, तो बैंक कहता है पूरा इतना सेटअप बना के दिया आपको मैंने, और वॉल्यूम आपका इतना सा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या तो आपका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो कि फिर आपके को हमारा वो निकल आता वहाँ पे। इनफॉर्मल क्रेडिट, अभी बात हो रही थी, इनफॉर्मल क्रेडिट जो है वो उसके लिए पेपर वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे कि रिटेलर आपसे कह रहा है कि ठीक है सर ले जाएं, कल दे दीजिएगा। इनफॉर्मल क्रेडिट देने पे रिटेलर को क्या डिसएडवांटेज है कि उसका कैश फ्लो जाएगा हाथ से। ठीक है, हर कोई अगर क्रेडिट ले गया तो कल कैसे बेचेगा? रिटेलर का गेम सारा है टर्नओवर पे। टर्नओवर समझते हैं लोग कि 1 लाख का सामान रखा है उसने, लेकिन वो 50 लाख का सामान बेचेगा, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 का बिका, 20,000 के दूसरा ले आया वो, फिर वो बिका, फिर जाके दूसरा ले आया, या गाड़ी पे हर रोज़ाना दूसरा माल आया जा रहा है, बहुत से भिजवा रहा है। तो रिटेलर के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो रिटेलर फिर मुश्किल होगा उसका घुमाना, तो रिटेलर को ये रिस्क होता है कि अगर वो, और फिर वो बहुत से लोग पैसे नहीं वापस करते। ठीक है, अच्छा जी, सूटेबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्रेडिट कार्ड है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना उसमें इस बात का कि क्या ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कौन ले रहा है, वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ, मेरा और बैंक का डायरेक्ट ताल्लुक हो गया पैसे का,
और आपसे मैं जो भी लूँ, गाड़ी लूँ या चिप्स लूँ, ठीक है। हायर परचेज में ज़रा को ऐसी चीज़ ही बिकेगी जो कि स्पेसिफिकली वो ड्यूरेबल हो और वो ज़्यादा कीमत की हो और सब कुछ पूरा एक गेम है। तो हर ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हायर परचेज। और बहुत सारे जो हैं वो लोग अब हायर परचेज से बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस भी एक चीज़ है, इन्होंने यहाँ यूज़ नहीं की भी, ज़ाहिर है इनके पास ये नहीं। इस्लामिक फाइनेंस भी एक मोड है जो कि इसमें इस्तेमाल होता है। तो मनी लेंडर्स जो होते हैं ये तो डायरेक्ट पैसे दे देते हैं आपको। अच्छा, मनी लेंडर्स फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। फॉर्मल मनी लेंडर तो आपका बैंक हो गया। इनफॉर्मल मनी लेंडर हमारे मुल्क में होते हैं बहुत से लोग, ख़तरनाक लोग होते हैं। आपको अचानक से 20 लाख रुपए चाहिए, बस चाहिए। नहीं, बनिया तो इंडियन टर्म है ना, हमारे यहाँ भी अभी भी ऐसा होता है कि आपको 20 लाख रुपए चाहिए, कहते ले लेंगे, लेकिन 1 महीने बाद 25 लाख वापस लूँगा। इतने से ही टाइम में इतना सारा, और अगर 2 महीने हो गए तो 30 लाख लूँगा। ऐसे बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट टर्म्स होती हैं। आपको किसी वजह से बस ज़रूरी ही चाहिए, ले लेते हैं लोग, ये सूदी है। लोग ऐसे बहुत मिलते हैं क्योंकि उनको आसानी है, उनके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके। और ये सारे बदमाश किस्म के लोग होते हैं ज़्यादातर। बहरहाल, तो अब हम बात करते हैं होल सेल ट्रेड की, ठीक है। अच्छा जी, होल सेल ट्रेड के अंदर देखिए ये मुख्तलिफ पैटर्न उन्होंने दिखाए हैं जिसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोड्यूसर, होटलर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। याद है ये? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना बात? जैसे कि प्रोड्यूसर ने शाही सुपारी बनाई, शाही सुपारी बना के होलसेलर को दी, होलसेलर ने रिटेलर को दी, रिटेलर साहब को मिली। बहुत कॉमन है ये, सुपारियों में होता है, ऑयल में होता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर से रिटेलर से ट्रेड कंज्यूमर। कहीं कहीं होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, कहीं कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्ट रिटेलर को बेच देता है, कहीं कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में आमतौर पर ऑनलाइन बहुत होता है, ऑनलाइन में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर बहुत कॉमन है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चलेगी। जनरल होलसेलर्स जो हैं वो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं या मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ में। ये जनरल होलसेलर्स किसी एक प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। होलसेलर बाद औक़ात कैश एंड कैरी वाले होते हैं। मेट्रो इट वाज एक्चुअली अ होलसेलर। जैसे आप कभी वहाँ जाएंगे ना, कारफोर, और कारफोर पे बल्क में उठाने की कोशिश करेंगे, 20 डब्बे की चीज़ को उठा लेंगे, वो आपको नहीं ले जाने देंगे क्योंकि वो होलसेलर नहीं है। नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो कि उन्होंने डिस्काउंट पे लगाई हुई है, उनको पता है, हाँ 20 कार्टन उठा लेंगे ना, वो नहीं ले जाने देंगे। कहेंगे ये तो हमने इसमें तो हम बहुत से लॉस लीडर थे, वही आप सारा ले जाओगे, तो दूसरों को अट्रैक्ट लगाने करने के लिए लगाया है, दुकानदार के लिए नहीं बेच रहे हैं हम ये, ठीक है। और लेकिन मेट्रो पे आप ले जाएं, 20 डब्बे ले जाएं, 50 डब्बे ले जाएं, 100 डब्बे ले जाएं, वो हैं ही होलसेलर। और बल्कि बाकायदा उन्होंने अपने रिटेलर्स के लिए अलग से कार्ड भी बनाए हैं, रिटेलर कार्ड को एक्स्ट्रा और डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैरी होलसेलर्स भी होते हैं, वैसे मैंने कहा आपको मेट्रो आपके पास एक एग्जाम्पल है। फिर होलसेल के तरीका क्या है? रिटेलर जाके भी ख़रीद सकता है, रिटेलर उससे ऑर्डर पे मंगवा सकता है, होलसेलर की अपनी गाड़ी भी चलती है बाज़ औक़ात, तो पहुंचा सकता है। उसका एजेंट आता है बाज़ औक़ात सामान पता करने, इस दफ़ा कितना चाहिए, बंधे हुए होते हैं लोग, ये रिटेलर होलसेलर से लेता है तो वो एजेंट आके ले जाता है। फ़ोन पे भी हो जाता है, आप फ़ोन पे कहते हैं यार इस दफ़ा इतने पहुँचा देना, आज सुबह गाड़ी आएगी इतने भिजवा देना। तो ये हर तरह का ऑप्शन है, रिटेलर होलसेलर का रिलेशनशिप जो है ना, हर तरह का है। जैसे मैं जहाँ से स्टेशनरी लेता हूँ तो वहाँ जाके भी बहुत सारे दुकानदार रिटेलर आए होते हैं, होलसेलर काम करते हैं, होलसेल है। मैं होलसेल से बाय करता हूँ, जो रॉयल वाले हैं ना स्टेशनरी से, तो वो होलसेल से बाय करने का मतलब है कि मुझे कम से कम जो भी चीज़ मिलेगी वो डजन्स में मिलेगी,
ठीक है, तो डजन्स के अंदर मैं बाय करता हूँ कि मुझे 10 डज़न जो हैं वो रजिस्टर दे दें, 5 डज़न जो हैं वो डायरीज दे दें, 6 डज़न जो हैं वो पेन दे दें। तो बहुत सारे रिटेलर्स वहाँ आते हैं लेने के लिए। कुछ रिटेलर उनको फ़ोन कर देते हैं कि जी सामान भिजवा दीजिएगा, उनसे उनका रिलेशनशिप ऐसा होगा। ये वो रिटेलर हैं जो बड़े बड़े बल्क से उनसे बाय करते हैं। अच्छा, होल सेलर के बारे में बात हुई कि नई और जो ई कॉमर्स की टेक्निक्स हैं, इसकी वजह से होल सेलर पर बड़ा इम्पैक्ट आया है। रिटेलिंग के साथ साथ ई टेलिंग जो शुरू हो गई है, तो प्रोड्यूसर को खुद भी बहुत एडवांटेज हो रहा है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है। होल सेलर की नीड आहिस्ता आहिस्ता वो होती जा रही है। ये तो होल सेलर ने जो है मास प्रोडक्शन पॉसिबल बनाई, क्योंकि जितना ही बना रहा है सबका सब ही उठा लेता है, बस अपना प्रॉफिट रख लेता है। होलसेलर के फंक्शंस क्या क्या है? नंबर वन, बल्क ब्रेक करता है। ये बल्क ब्रेक करना रिटेलर का फंक्शन भी है, लेकिन बल्क ब्रेकिंग के लेवल्स होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर जिस मैसिव लेवल पे बेच रहा है उससे तो बल्क ब्रेक करके वो रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर फर्दर ब्रेक करके उसको कंज्यूमर को बेच रहा है। होलसेलर रिस्क लेता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? रिस्क किस बात का लेता है होलसेलर? जब किसी चीज़ की इतनी बड़ी क्वांटिटी एक बंदा खरीद लेगा, वो चीज़ अगर फैशन से आउट हो गई तब क्या होगा? वो चीज़ समहाउ नहीं चल सकी, या और भी रिस्क होते हैं ना, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो चीज़ को स्टॉक करने का रिस्क जो है वो होलसेलर का है। तो होलसेलर की फिर एक ऑप्शन, एक काम वेयर हाउसिंग है कि सामान उठा के रखना, वो कॉस्ट होलसेलर खुद उठाता है, खुद बर्दाश्त करता है। सम होलसेलर्स हैव बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं? जहाँ पे बाहर से सामान आके रखा जाता है डायरेक्ट। ये क्या बात हुई? बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई बात? नहीं है। जब बाहर के मुल्क से कोई सामान आता है तो एक बड़ा टाइम लगता है कस्टम के हुक्काम को ये देखने में कि ये सामान क्या आया था, उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए। जब तक वो टैक्स नहीं लगाते तब तक वो सामान पड़ा रहता है डॉक्स के ऊपर, जहाँ पे वो अनसिक्योर अनसेफ हो सकता है। तो कुछ होल सेलर्स या कुछ प्रोड्यूसर्स या कुछ इम्पोर्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी कि कस्टम वालों से शिप के उतरने के साथ साथ ये डील होती है कस्टम वालों से कि आप ये सामान हमारे वेयर हाउस में उतार दें। अब कस्टम वाला ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे वेयर हाउस में उतार दूँ, तुमने सामान इधर उधर कर दिया तो हम टैक्स कैसे लगाएंगे। अब टैक्स वो लगाएंगे, लेट सपोज उन्होंने कहा सामान उतर जाएगा, टैक्स का हिसाब किताब एक हफ्ते बाद होगा। तो हम तो ये होलसेलर्स या बाज़ इम्पोर्टर्स क्या ऑफ़र करते हैं कस्टम वालों को कि इसकी चाबी आपके पास होगी, यूँ समझ लें आप। बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये खुलेगा नहीं आपके हुक्म के बगैर। सिक्योर सिक्योर जगह पे आ गया ना, जगह सिक्योर हो गई, रेंट हमारा है। जब आपने उधर रखा हुआ था, कस्टम की के गोडाउन में रखा हुआ था, तो कस्टम चार्ज भी कर रहा था दबा के, गवर्नमेंट के चार्जेस डाल रहा था उसके बाद, सिक्योर भी नहीं था। हम क्या करते हैं, हम ऐसे वेयर हाउस बनाते हैं जहाँ पे कि हमने कैमरे वैमरे भी लगा दिए कस्टम वालों के लिए, और बाकायदा वो सील वील का तरीका होता है कि पूरा वो कंटेनर को सील करके जाते हैं, तो हमारे पास पड़ा होता है, तो बॉन्डेड वेयर हाउस कहलाते हैं। तो ये बॉन्डेड गुड्स होते हैं, जब तक कि टैक्स नहीं लगेगा वो रिलीज़ नहीं होंगे। और बाज़ केसेस के अंदर जो है वो बॉन्डेड वेयर हाउस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वेयर हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे, वेयर हाउस के अंदर अंदर कुछ भी कर लो उसका, तो जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। थैलियाँ खोल लो, उसकी छोटी थैलियाँ बना लो, जो भी कर लो ये कर लो, उनके वेयर हाउस से बाहर नहीं निकालना। तो जब तक वो कस्टम वाले आके अपनी ड्यूटी लगाते हैं तब तक इनका एक आध दो प्रोसेस निकल जाता है, टाइम बच जाता है। होलसेलर जो है वो रिटेलर को एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो है वो पैकेजिंग में भी हेल्प करता है, ब्रांडिंग में भी हेल्प करता है। होलसेलर जो है वो एक तरह से इंटरमीडिएट इंटरमीडियरी भी होता है। इंटरमीडियरी क्या होता है? इंटरमीडियरी रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का हो गया, बाज़ औक़ात कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का हो गया। ठीक है, तो कोई इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं हुई। अच्छा, ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स का ख़ास काम ये होता है कि इनके ताल्लुकात होते हैं
ब्रोकर्स का काम होता है, इनकी दोनों तरफ से किसी एक तरफ ताल्लुकात होते हैं, या तो इनके बायर से ताल्लुकात होते हैं या इनके सेलर से ताल्लुकात होते हैं। तो ब्रोकर्स से आम तौर पे सेलर ब्रोकर से बात करता है कि यार ये चीज़ मुझे बेचनी है, तुम्हारे बायर से ताल्लुकात हैं, ज़रा इनको लिखवा दो ये चीज़। जैसे कि स्टेट एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि मेरा ये फ्लैट बिकवा दो। तो क्या बहुत सारे बायर्स को तुम जानते हो, या तुम ऐसी जगह बैठे हो जहाँ बहुत सारे बायर्स आते जाते रहते हैं। अब मेरा तो बायर से इतना ताल्लुक़ नहीं है, तो तुम जो हो वो दिखवा दो, उसका कमीशन रख लेना अपना। ठीक है, ब्रोकर सामान ओन नहीं करते, वो सिर्फ डील करते हैं, बायर और सेलर के बीच में डील करवाते हैं और अपना कमीशन रख के चले जाते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंटरमीडियरीज़ के तौर पे आती हैं। तो एक इंटरमीडियरी होलसेलर है, वो बाकायदा ओन करता है चीज़ को। एक इंटरमीडियरी जो है वो ब्रोकर है, जो कुछ ओन नहीं करता, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करवाता है बायर और सेलर का। बाद औक़ात बायर जाते हैं ब्रोकर के पास, या कोई जगह ऐसी ढूंढ दो हमें ख़रीदनी है, तो ब्रोकर पता करता है, मालूमात करता है, उसको उस मार्केट की मालूमात होती है। और ये स्टेट एजेंसी में ही नहीं है, और भी जगहों पे ब्रोकर हर उसकी डिफरेंट चीज़ों की अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। जैसे कॉटन एक्सचेंज में होते हैं, कॉटन के ब्रोकर्स होते हैं। यार मुझे पता है कहाँ क्या चीज़ मिलेगी, तो मैं दिलवा दूंगा, मेरा कमीशन होगा। ठीक है, तो मेरा वो प्रोड्यूसर है, वो कहता है भाई मेरा काम काम है प्रोड्यूस करना, अब आगे तुम, मैं एक एक के घर जाऊँ, एक एक का मालूमात करूँ, मेरी ज़रूरत नहीं, तुम देख लो, मालूमात कर लो, मुझे बता दो, उसका कमीशन ले लेना। ठीक है, ब्रोकरेज भी कहलाता है कमीशन, ब्रोकरेज फीस। फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स तो दोनों तरफ से डील करवाते हैं ना, बायर की और सेलर की, लेकिन फैक्टर्स एक्चुअली possess the goods in which they deal and can make contracts in their own names। और फैक्टर भी कमीशन लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भाई मैंने जो है वो बहुत सारे मॉनिटर्स मंगाए अमेरिका से, यूज्ड मॉनिटर्स। ठीक है, मैंने मंगा दिए 50,000 यूज़ मॉनिटर्स। मैं खुद नहीं बेच सकता इतने, मेरा एक होलसेल गोडाउन है, वहाँ पे कस्टमर आके नहीं चेक करता। फिर मैंने एक अपना रिटेल शॉप रखी हुई है, मैंने वहाँ पे 100 200 300 मॉनिटर उतार लिए, 50,000 मंगाए हैं। तो मैंने जो है मुख्तलिफ़ तरह के चैनल से बात की कि भाई ये 50,000 निकालने भी है ना। एक मॉनिटर मैंने 5,000 का मंगाया है, अब कभी 6 का निकले, 7 का निकले, 8 का निकले, जितने का भी निकले प्रॉफिट ही है, मैं प्रॉफिट भी दूंगा ज़ाहिर। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे फैक्टर्स होंगे, यानी वो कहेंगे सर मैं माल उठा लूँगा, पैसे नहीं दूंगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप है, मैं जानता हूँ, वो मुझसे माल उठा लेंगे और एक टाइम तय होगा, उस पर मुझे पैसे ला के दे देंगे वहाँ माल बेच के। ब्रोकर माल नहीं उठाता, ब्रोकर कहता है ये, क्या हुआ बेचने वाले को? फैक्टर को क्या फ़ायदा हुआ? कमीशन। मुझे क्या फ़ायदा हुआ? आपको मैंने मॉनिटर दिए भाई, 50,000 पड़े हैं, क्या करूँगा इनका? जितने दिन रुकेंगे उतना ही मुझे मेरा फाइनेंसिस स्टॉक हुए हुए। मैं आज बेचूँ उस पैसे का कल कुछ और करूँ, अगर मैं 2 महीने बाद बेचूँ, 2 महीने पैसा स्टॉक हुआ हुआ है, मैं उसमें कुछ और कर लेता। मैंने 5,000 का लिया था, 5,100 का ही बेचूंगा तो फ़ायदा है। फैक्टर लेके जाएगा, जितने का ही बेचे भाई, मैं तेरे को 5.5 का दे दूंगा। अब जितने का ही बेच भाई, तू 6 का बेच, 8 का बेच, 10 का बेच, तेरी मर्जी। तो मार्केट में ये रीसेलर्स भी कहलाते हैं एक तरह से। बहुत दफ़ा फैक्टर्स वहीं के वहीं होते हैं, जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर मार्केट है उसमें तो बहुत ही होता है ऐसा, जो हमारी कंप्यूटर की होलसेल यूज्ड मार्केट है ना। अब मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली 50,000 कंप्यूटर मॉनिटर आए पड़े हैं। 50,000 बहुत बड़ी टर्म है। मैंने नीचे फैक्टर्स को कह दिया भाई उठा लो, बेच दो, बिक जाए तो तुमसे जितने बिकते हैं तुम बेच दो, जितने हमसे बिकते हैं। वो एक ही बंदे के मॉनिटर हैं, वो 8-8 हज़ार का बेच रहा है, वो 6-6 हज़ार का बेच रहा है, 7 हज़ार का बेच रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि उसका माल क्लियर हो रहा है, उसने सोचा था बस मुझे पर पीस 500 प्रॉफिट भी हो गया तो बहुत है। तो बाकी वो आराम आराम से बेचने वाले पीस उसने अलग कर लिए कि ये मैं आराम आराम से बेचता रहूँगा कंज्यूमर को, ये मैं रिटेल करूँगा, ये मेरा होलसेल का माल है, ये मेरा रोलिंग का माल है। तो फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर्स का गेम ये होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन फैक्टर्स के साथ दो नंबरियाँ बहुत होती हैं। फैक्टर दो नंबरियाँ बहुत करते हैं, बाज़ औक़ात माल ले जाते हैं, बेच देते हैं, कहते हैं अभी बिका ही नहीं भाई, क्या करें। फिर वो डेट आ जाती है, डेट गुजर जाती है, उनके पीछे लगे रहो, रोते रहो, तो झगड़े वगड़े भी होते हैं। फिर
डेल क्रेडिट एजेंट्स कौन होते हैं? कस्टमर्स आर सॉल्वेंट, इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या मतलब? मसलन ये नॉर्मली हमारी मार्केट में तो मुझे इतना नहीं दिखे, बड़ी बड़ी मार्केट्स में होता है जहाँ कैश या क्रेडिट डीलिंग डायरेक्ट नहीं हो रही होती बल्कि लोग डिलेड डीलिंग करना चाहते हैं। अच्छा, जितने बिजनेस हैं ना, बिजनेस डिलेड डीलिंग ही पसंद करते हैं। सामान अभी दो, पैसे बाद में मिलेंगे। अब तुम दोगे कि नहीं दोगे पैसे? अच्छा, फॉर एग्जांपल सबा को चाहिए हैं 10 रोल्स रॉयस। सबा के पैसे लगे हैं बिजनेस में, सबा जब जरूरत पड़ेगी बिजनेस से निकाल लेगी, लेकिन क्यों निकालूं, अभी से निकाल के क्यों रखूं? हर रोज के मुझे इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है, ठीक है। सबा हर रोज पैसे कमा रही है बैंक में रखने के पैसे, वो नहीं निकालना चाहती आज। सबा को 10 रोज राइस चाहिए, अली के पास 10 रोज राइस हैं, वो कह रहा है कि सबा को भेज दूंगा मैं, लेकिन हमारी इनफॉर्मल सी एक डील है, ठीक है सबा को भेज दूंगा, लेकिन सबा ने पैसे नहीं दिए, फिर अब मैं पीछे भागूंगा ना? ठीक है, लीगल डील है, मैं उसको कोर्ट में बुला सकता हूँ, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता कोर्ट, उसकी अलग कॉस्ट होती है ना, उसके अलग खर्चे होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई कोई आप बीच में गारंटियर ले आएँ, गारंटियर है वो ले आएँ जिसको कि मैं जानता हूँ। तो वो ये होता है एजेंट, ये क्रेडिट एजेंट होता है जो ये कहता है कि हम इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि पैसे हमारा क्लाइंट आपको दे देगा, नहीं देगा तो हम दे देंगे, ठीक है। तो वो इस बात का जिम्मेदार होता है और नोन होता है मार्केट में कि हाँ ये बंदा ठीक है। जैसे बाज़ औक़ात बाज़ बैंकर्स भी ये काम करते हैं। मेरा मेरे मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं 50 लाख रुपए, मैंने 30 लाख की परचेज़ करनी है, मैं पैसे भी नहीं निकालना चाह रहा। मेरा बैंकर जाके उससे बात कर लेगा, जी सर 50 पड़े हुए हैं, आप जब भी क्लियर कर लेंगे ये दे देगा। लेकिन इसमें गेम बस ये है कि वो जो भी इसको गारंटी करता है वो इस बात की गारंटी भी करता है कि पैसे नहीं आए तो फिर हम पे करेंगे। तो ये बार एक्स्ट्रा रिस्क है, तो इसके पैसे उससे ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल कमीशन से ज़्यादा अर्न करता है। सिर्फ ये कहने के सर आप फिक्र ना करें पैसे आ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा कमीशन लेता है, ब्रोकरेज से ज़्यादा फीस होती है इसकी। और इसकी वजह जो होती है ना, आमतौर पे छोटी डील्स में नहीं होता है, बड़ी बड़ी डील्स में होता है। मुझे 15 अरब 10 अरब 5 अरब का गेम है, तो मैंने आज निकाल लिया और 3 दिन बाद निकाले, इसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा मुझे, तो मैं नहीं निकाल रहा। मैंने उस बंदे से कहा तू इसको डील कर ले, गारंटी दे दे भाई, पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम्हें जितना मैं कमीशन दूंगा उस वो ज़्यादा कम है, और इस बार इससे कि अगर मैंने आज पेमेंट कर दी तो। एक्सपोर्ट मर्चेंट कौन होता है? अनपैकेज प्रोडक्ट्स खरीदते हैं प्रोड्यूसर से और फिर ओवरसीज़ इसको सेल कर देते हैं अपनी ओन ब्रांड में, बहुत कॉमन होता है अभी हमारे। एक्सपोर्ट मर्चेंट कौन होता है? नहीं क्या? आपसे जीन्स खरीदी बगैर लेबल लगी, अमेरिका ले जाके उस पर चाइकी लगा के भेज दिया है, चाइकी जीन्स, मेरी मर्जी, ठीक है, अपना लेबल क्रिएट करके भेज दिया एक्सपोर्ट, लेकिन खुद बनाया नहीं। अभी प्रोड्यूसर खुद नहीं है, मर्चेंट है, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? अपने नाम पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर प्रोडक्ट ख़रीदा आपसे, चाइकी और बाइकी ख़रीदा और लाइकी बना के बेचना, लेकिन वो नहीं बिका, तो मेरा ही है प्रोडक्ट, मार्केट से उठाया था मैंने, अब जो भी है मेरा है। अच्छा, आमतौर पे जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेते, जेनरिक प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ भी नहीं हो तो बगैर ब्रांड के बिक जाएगा, जेनरिक प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं लोग। आटा लेके गए, बड़ा एक्सपेंसिव बड़ा अच्छा वाला आटा कह के बेचने की कोशिश की, नहीं बिका, अब नॉर्मली बेच देंगे। तो एजेंट्स होते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स फॉरवर्डिंग एजेंट्स कहलाते हैं। कौन से? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है, नहीं फ़र्क है ना, एजेंट है ये, वो ट्रेडर था, वो मर्चेंट है, एक्सपोर्ट का मर्चेंट है, ये फॉरवर्डिंग एजेंट है खाली। ये क्या करता है? ये एक्सपोर्ट की सपोर्ट करता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ ये पूरी करता है, ट्रांसपोर्ट का ये इंतज़ाम करता है, बुकिंग शिपिंग स्पेसिंग ये सब कुछ करता है, इसकी फ़ीस ले लेता है। सामान आपका होता है, ब्रांड भी आपकी होती है, कस्टमर भी आपका होता है, मेरा काम प्रोसेस करवाना है। कस्टम्स फॉरवर्डिंग वस्टम्स मतलब कि एक्सपोर्टिंग की प्रोसेस को आप
फॉरवर्डिंग, क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का होता है। एजेंट से क्यों डील करना पड़ता है? क्योंकि ये प्रोसेसेस बड़े कम्बरसम होते हैं यार। मैं हर वक्त इसी में लगा रहा हूँ कि मेरा सामान यहाँ से रोड से जाएगा, फलानी रूट से जाएगा, कस्टम वाले के पास जाएगा, 500 उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, वहाँ से निकलेगा, वहाँ रुकेगा, वहाँ। भाई ये मेरा एजेंट है, मेरा मुलाजिम नहीं है, लेकिन ये एक एजेंसी डील करता है। यहाँ मेरी फैक्ट्री से निकलेगा, मेरे कस्टमर तक पहुँचा के देगा ये। और वो फिर और लोन कस्टमर भी को होते भी, होंगे हाँ, उसमें कस्टमर को भी उस पर ट्रस्ट होता है। कस्टमर कहाँ बैठा है? कस्टमर अमेरिका में बैठा है, मैं यहाँ हूँ, मैंने बेहतरीन गुड बना दिया। अब यार यहाँ से लेके जाना, अमेरिका तक छोड़ के आना, ये मेरा असल बिजनेस है नहीं। तो जिसका ये असल बिजनेस है वो कर ले, मुझसे आउटसोर्स कर दे, मैं उसकी फीस दे दूंगा। तो ये फॉरवर्डिंग एजेंट है। उसका उलट कर लो, क्लियरिंग एजेंट भी होता है ना, जो मेरी इम्पोर्ट सीधी करवा के दे देगा। वहाँ से एक बंदा बेच रहा है, मेरा मेरा सेलर है, मुझे पता है सेलर ठीक है, सेलर से मेरी बात हो गई, मैं प्रोडक्ट देख के आ गया, मुझे पसंद आ गया। अब मैंने उससे कहा कि यार यहाँ भिजवा दो, उसका एक फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, मेरा यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट होगा, जो उससे डील करते हुए मुझे यहाँ कस्टम से क्लियर करवा के दे देगा चीज़ें। तो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग आमतौर पे एक एजेंट भी होता है, किसी के लिए क्लियरिंग का काम करता है, किसी के लिए फॉरवर्डिंग का काम करता है। तो ये बात हुई होलसेल और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की। आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं जनाब डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेड। ये आज का आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, एक्चुअली आज का नहीं बल्कि इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। वीडियो हम चंक्स में बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत 2 घंटे से ऊपर कोई वीडियो ना जाए, और 2-2 घंटे की 3 वीडियो से हम पूरा कोर्स कवर कर लें, उससे कम में भी हो सकता है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स फॉर होम ट्रेड। ट्रेड दो तरह की थी, बात हुई थी, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, होम ट्रेड में आपको पता है कहाँ। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? इंक्वायरी एक डॉक्यूमेंट है, ये आता है, अब ये याद करना पड़ेगा। बिजनेस स्टडीज़ में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कॉमर्स में चक्कर होता है कि कुछ चीज़ों के नाम हम याद करना पड़ते हैं। इंक्वायरी क्या होती है, कोटेशन क्या होता है, ठीक है, कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कैरेज टर्म्स, टेंडर्स, ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर, एडवाइस नोट, डिलीवरी नोट, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। कुछ याद आया बेटा? अकाउंटिंग से जान नहीं छूटी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीट। ये सब यार ये बनाना तो नहीं हो ना कुछ भी। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बना हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको देखो। पहले तो मैं बताता हूँ, इंक्वायरी से शुरू होता है। इंक्वायरी का मतलब होता है आपने मुझे लेटर लिखा, सुना है आप टूथपेस्ट बेचते हैं, ठीक है, मैंने कहा जी हम बेचते हैं। आपने कहा कि 5 लाख टूथपेस्ट की ट्यूब्स कितने की बेचोगे, कोटेशन दो। तो हम उसके अगेंस्ट कोटेशन देते हैं। कोटेशन क्या होती है? ये चीज़ इतने की दूंगा, रेट दे देते हैं हम उनको। उसकी बुनियाद पे वो हमें फिर क्या देते हैं, अगली चीज़ ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ से चला हुआ ऑर्डर मिलने की एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट पे एडवाइस नोट होता है, एडवाइस नोट पे डिलीवरी नोट होता है, डिलीवरी नोट के सामान पहुंच गया पे इनवॉइस होती है, इनवॉइस की फिर स्टेटमेंट निकलती है, पेमेंट आती है। तो अब ये कम से कम साइकिल तो आपके पास आ गया। इस साइकिल को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से। सबसे पहले इंक्वायरी होती है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें क्लाइंट जो है लेटर भेजता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस कंडीशन में चाहिए, इस शक्ल की चाहिए, इतनी चाहिए, इस ग्रेड की चाहिए, इस कलर की चाहिए, तफसीलात भेजता है कि मुझे ये चाहिए। तो उस पर वो भेजता है कोटेशन कि भाई ये सामान होगा, इतने का होगा, इतने का चलेगा। अब कोटेशन के अंदर मज़ीद चीज़ें भी होती हैं। जैसे कोटेशन जब भेजता है तो वो प्राइस लिस्ट होती है, वो कैटलॉग वाइज होती है कि ठीक है आपने मुझसे सामान मांगा, उसकी 4 किस्में हैं, ये वाली काइंड इतने की है, ये वाली काइंड इतने की। उसमें तस्वीरें भी होती हैं आमतौर पे, जो कैटलॉग जो होता है ना, और उसमें प्राइस भी होती है। फिर कैरेज की टर्म्स उसमें होती हैं कि भाई आप अगर ख़ुद मंगाएंगे तो इतना पड़ेगा, अगर हमसे मंगवाएंगे तो इतना पड़ेगा, इस ट्रॉली में मंगवाएंगे तो इतना पड़ेगा, इस ट्रक में भी मंगवाएंगे तो इतने का पड़ेगा, इतना मंगवाएंगे तो इतना पड़ेगा, इतना मंगवाएंगे तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी। कभी कभी कोई बड़ी कंपनी कुछ बड़ा ख़रीदने के लिए टेंडर्स भी कॉल करती है
यानी मुझे 10 लाख टूथपेस्ट की ट्यूब्स चाहिए, तो उसने अखबार में इश्तेहार दे दिया। जो जो टूथपेस्ट की ट्यूब बेचता है वो अपना लिफाफे में बंद टेंडर भेजे कि मैं ये आपको इतने की भेजूंगा। उसको खोला जाएगा, उसमें से तो प्राइस देखी जाएगी सबसे कम किसकी है। फिर ये देखा जाएगा कि बेचने वाले की क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके फैसला किया जाएगा कि किससे मंगवाएं। तो ये टेंडर का प्रोसेस होता कौन है। से टेंडर ज़्यादा दीजिएगा। जूसी? टेंडर का प्रोसेस होता है जिसमें टेंडर कॉल किया जाता है, जिसके अंदर के फिर कोर्ट और बिड करते हैं। टेंडर की बिडिंग होती है। ठीक है, ये देखिए, ये प्राइस लिस्ट उन्होंने भेजी है, बनाना बोट, चोको चिप्स वगैरह वगैरह। जब आपको एक दफ़ा कैटलॉग मिल गया, प्राइस लिस्ट मिल गई, टेंडर मिल गया, टेंडर खुल गया, अब आप ऑर्डर करेंगे। पोटेंशियल बायर हैप्पी था, उसने कहा जी क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये सारी तफसीलात आ गई, जिसकी वजह सप्लायर जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर देगा कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया, अब हम सर्विसेज शुरू करेंगे, और कब तक देंगे ये भी बता देता है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ऐसे होता है। बनाना बोट चाहिए जिसका ये कोड है, सिंगल्स में चाहिए, इतनी प्राइस थी। ठीक है, चोको चिप्स चाहिए, जम्बोरी जेलीज चाहिए, जम्बोरी, जमहूरियत, जमहूरी, जमहूरी जेलीज बबलगम्स, और नाम है मिस रोज पेटल। ठीक है, बिलाल प्लाजा, कराची, सिंध। अच्छा, बुक प्रिंट हुई है इंडिया में लेकिन कराची सिंध का लिखा हुआ है, देख लो। और है मिस रोज पेटल। ठीक है, आगे चलें। अब क्या है, एडवाइस नोट सेलर भेजता है बायर को जब गुड्स निकल जाते हैं कि भाई ये इस वक्त तक पहुंच जाएगा, ख्याल रखना। ये ईमेल पे ही होता है अब तो ज़्यादातर। बहरहाल डॉक्यूमेंट है, नाम इसका यही है। ठीक है, कब भेजेगा एडवाइस नोट, जब सामान निकल जाएंगे, कि भाई मेरा सामान यहाँ से निकल गया, तुम पकड़ लेना उसको, इस वक्त पहुँच जाएगा। डिलीवरी नोट क्या होता है, आमतौर पर एडवाइस नोट का डुप्लीकेट होता है जो कि गुड्स के साथ ड्राइवर को पकड़ाया जाता है। एडवाइस नोट भेज दिया डायरेक्ट ईमेल पे, और ड्राइवर को पकड़ा दिया डिलीवरी नोट, ताकि मैच कर लो, मैंने ये भेजा है, दिखाओ ज़रा तुम क्या लेके आए हो, हाँ भाई वही चीज़ लाए हो, और अंदर खोल के भी देख लिया। ड्राइवर भी जब डिलीवरी नोट हाथ में पकड़ता है तो पहले सामान खोल के देख लेता है, भाई यही सामान दिया, चढ़ाया है गाड़ी में, डिलीवरी नोट दे दिया, 50 लाख के कपड़े भेजने, अंदर देखा कोयले पड़े थे। तो इसलिए ड्राइवर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सामान को देख ले कि डिलीवरी नोट पे वो सामान लिखा हुआ है वो वही कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ द सेलर यूजेस अनदर एजेंसीज ट्रांसपोर्ट, अपना ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहा, तो फिर कंसाइनमेंट नोट भी साथ में लगेगा, जिसमें कि सेलर का उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी से क्या रिलेशनशिप था, क्या बात हुई उनकी, क्या कंसाइनमेंट भेजा गया, उसको जो उसने ऑर्डर प्लेस किया कि मेरा सामान यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो भी साथ में लगा के ईमेल कर देगा कि भाई देखो मैंने इस बंदे से भिजवा रहा हूँ, इस बंदे से भिजवा रहा हूँ, सुन लो, मैं इससे भिजवा रहा हूँ, तो इसका भी इंफॉर्मेशन हो जाए कि मेरी इससे क्या डील हुई है। ठीक है, उसके बाद जब सामान पहुँच गया, कंसाइनी उस पर साइन करता है कि मैंने रिसीव किया। जब आप पैंथर के थ्रू भेजते हैं तो पैंथर वाले साइन करवाते हैं, डीएचएल वाले साइन करवाते हैं, फिर आपको सामान देते हैं कि भाई मैंने रिसीव किया। अब आपको इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस वो चार्जेस होते हैं, वो रसीद होती है। रसीद नहीं, रसीद तो पेमेंट करने पे मिलती है। इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट होती है जो ये बताती है आपको इतने पैसे देने हैं। ठीक है, बिल ले आओ, बिल आओ। ठीक है, तो उसके बाद अगर इनवॉइस के अगेंस्ट पैसे आ जाते हैं तो कैश रिसीट मिल जाती है, या